मुंबई की उस दिवाली रात में मालाबार हिल की ऊंची इमारतें ऐसे चमक रही थीं जैसे समुद्र ने अपने काले आंचल पर सोने के कण टांग दिए हों। होटल राजविलास के कांच के दरवाजों के भीतर अनन्या मल्होत्रा लाल बनारसी साड़ी में खड़ी थी। माथे पर छोटी बिंदी और गले में पुश्तैनी हीरों का हार। कैमरों की रोशनी उस पर बरस रही थी, पर उसकी आंखों में कोई उत्सव नहीं था। मुस्कान उसके होंठों पर थी, हृदय में नहीं। और यही अभिनय उसकी सबसे बड़ी थकान बन चुका था। मल्होत्रा टेक्सटाइल्स एंड ज्वेल्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहलाना लोगों के लिए सम्मान था, मगर अनन्या के लिए वह लोहे का मुकुट था। पिता के लकवे के बाद उसने 24 वर्ष की उम्र में कंपनी संभाली थी, और तब से रिश्तेदार उसे बेटी कम, पहरेदार अधिक समझते थे। हर सौदे में उसकी कठोरता की चर्चा होती, हर अखबार उसे आधुनिक लक्ष्मी कहता। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि रात को वह किससे डरती है। इस चमकदार हाल में भी उसे अपनी सांसें किसी बंद संदूक में कैद लगती थीं। दियों से सजी मेजों के बीच उसकी मां देवयानी मल्होत्रा मेहमानों को राजस्थानी मिठाइयां परोसने की देखरेख कर रही थीं। उनकी रेशमी ओढ़नी पर मोती जड़े थे, पर उनके चेहरे पर वर्षों की चिंता की सिलवटें थीं। वे बार बार अनन्या की ओर देखकर इशारा करतीं कि मुस्कुराओ, सिर झुकाओ, रिश्तेदारों का आशीर्वाद लो। अनन्या जानती थी कि मां का प्रेम भी समाज की नजर से होकर आता है। उनके लिए बेटी की खुशी से पहले घराने की इज्जत थी, और इज्जत हमेशा स्त्री के कंधों पर रखी जाती थी। उसी समय राजवीर राठौर सफेद अचकन में उसके पास आया। वह जयपुर के पुराने राज परिवार से था, जिसके किले बच गए थे, पर खजाने खाली हो चुके थे। उसकी आवाज धीमी और शिष्ट थी, जैसे हर शब्द पहले से नापा गया हो। उसने अनन्या से कहा कि दोनों परिवारों को अब सगाई की तारीख तय कर लेनी चाहिए। अनन्या ने शैंपेन के गिलास को छुआ भी नहीं, पर उसके भीतर कड़वाहट उतर गई। उसे लगा जैसे उसका जीवन किसी बोर्ड मीटिंग की तरह बांटा जा रहा हो। यह विवाह तुम्हारे लिए भी उपयोगी होगा, राजवीर ने मुस्कुराकर कहा। राठौड़ों का नाम और मल्होत्राओं की शक्ति साथ आ जाए तो कोई प्रतिस्पर्धी टिक नहीं पाएगा। अनन्या ने उसके चेहरे को देखा, और पहली बार उसे लगा कि वह आदमी उससे विवाह नहीं, विलय करना चाहता है। उसने सभ्यता से उत्तर दिया कि निर्णय जल्दबाजी में नहीं होगा। राजवीर की आंखों में क्षण भर के लिए अपमान चमका, फिर वह फिर से विनम्र हो गया। अमीरों की दुनिया में आहत अहंकार भी चंदन की तरह महकता दिखाया जाता था। हॉल के दूसरे छोर पर उसका चाचा विक्रम मल्होत्रा उद्योगपतियों से घिरा हंस रहा था। उसके हंसने में हमेशा कोई छिपा हुआ हिसाब होता था। अनन्या ने वर्षों से महसूस किया था कि चाचा उसके फैसलों से कम, उसकी कुर्सी से अधिक असहमत थे। अचानक उसके फोन पर वकील का संदेश आया। पुराने भिवंडी मिल हादसे से जुड़े कुछ कागज फिर खुलने वाले थे, और श्रम विभाग ने जवाब मांगा था। उस संदेश ने उसके पैरों के नीचे की संगमरमर की फर्श को ठंडी नदी बना दिया। दिवाली की रोशनी अचानक पूछताछ जैसी लगने लगी। भिवंडी की वह बंद मिल बचपन की धुंधली स्मृति थी। पिता उसे कभी वहां नहीं ले जाते थे, बस इतना कहते कि पुराने कारोबारों की दीवारों में पुराने दुख भी बंद रहते हैं। अनन्या को पता था कि वर्षों पहले एक मजदूर की मौत हुई थी। कुछ परिवार उजड़े थे, और मामला पैसे देकर शांत कर दिया गया था। लेकिन उस रात वकील के संदेश में लिखा था कि नए गवाह सामने आ सकते हैं। उसने पलटकर पिता को देखा, जो व्हील चेयर पर दूर बैठे थे। उनके चेहरे की असहाय चुप्पी आज पहले से भारी लगी। अनन्या ने अपनी सांस संभाली और मेहमानों के बीच लौट आई। कोई गुजराती हीरो के निर्यात की बात कर रहा था, कोई नई दुल्हनों के लिए सोने की मांग पर चर्चा कर रहा था, कोई उसे भारत की सबसे प्रेरक महिला कह रहा था। वह सिर हिलाती रही, पर भीतर एक बच्ची अपने पिता से पूछना चाहती थी कि हमारे घर की नींव में किसका रोना दबा है। तभी पटाखों की आवाज कांच से टकराई, और उसके कानों में धमाके नहीं, किसी मशीन के टूटने की चीख गूंज गई। रात गहराने लगी तो देवयानी ने उसे अलग खींच लिया। मां की उंगलियां ठंडी थीं, पर पकड़ कठोर थी। उन्होंने कहा कि राजवीर जैसा वर बार बार नहीं मिलता।
उम्र निकल रही है और दुनिया सफल स्त्री को क्षमा नहीं करती। अनन्या ने धीरे से पूछा कि क्या दुनिया कभी दुखी स्त्री को समझती है? देवयानी ने आंखें फेर लीं, मानो ऐसा प्रश्न पूछना ही अशुभ हो। फिर बोली कि मल्होत्रा घराने की बेटियां अपने आंसू मंदिर में छोड़ आती हैं, मेहमानों के सामने नहीं बहाती। यह वाक्य अनन्या के भीतर कहीं टूट गया। वह बिना किसी को बताए हॉल से बाहर निकल आई। सुरक्षा कर्मचारी उसके पीछे बढ़े, मगर उसने हाथ उठाकर रोक दिया। होटल की सीढ़ियां उतरते ही मुंबई की बारिश ने उसे घेर लिया। दिवाली की रात में भी बादल अड़े हुए थे, जैसे आकाश भी किसी अधूरे संस्कार पर रो रहा हो। उसकी साड़ी का पल्लू भीगकर भारी हो गया। हीरों का हार त्वचा पर ठंडा पड़ गया और पहली बार उसे लगा कि वह अपने शरीर में लौट आई है। मरीन ड्राइव की ओर जाती सड़क पर गाड़ियों की कतारें थीं। हॉर्नों में अधैर्य था और फुटपाथ पर बच्चे पटाखों के बचे टुकड़े खोज रहे थे। अनन्या ने ड्राइवर को फोन नहीं किया। वह पैदल चलती रही, गीले बाल चेहरे से चिपके हुए। जिन लोगों ने उसे टीवी पर देखा था वे शायद पहचान भी लेते, पर बारिश ने उसकी पहचान धुंधली कर दी थी। उसके भीतर एक अजीब इच्छा उठी कि कोई उसे नाम से ना पुकारे, कोई उससे निर्णय न मांगे, कोई उसे सिर्फ थकी हुई औरत मान ले। समुद्र के पास एक छोटी चाय की दुकान खुली थी, जिसके टीन की छत पर बारिश डमरू की तरह बज रही थी। वहां कुछ टैक्सी चालक, दो कॉलेज के लड़के और एक युवक बैठे थे, जो कागज पर पेंसिल से कोई इमारत बना रहा था। अनन्या ने चाय मांगी। दुकानदार ने पहले उसकी भीगी साड़ी और हीरों को देखा, फिर बिना सवाल किए कुल्हड़ आगे बढ़ा दिया। चाय की भाप में अदरक, इलायची और सड़क की मिट्टी की मिली जुली गंध थी, जो किसी महंगे इत्र से अधिक सच्ची लगी। कागज पर झुका युवक उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में पहचान की उत्सुकता नहीं, साधारण करुणा थी। उसने पूछा कि क्या वह तूफान से भागकर आई है या किसी पार्टी से। अनन्या ने पहली बार झूठ बोलने में राहत महसूस की। उसने कहा, मेरा नाम अनु है और मैं बस शोर से भागी हूं। युवक ने अपना नाम आरव बताया। उसकी शर्ट भीग चुकी थी, बाल बिखरे थे, पर आंखों में ऐसी गर्माहट थी जैसी गरीब बस्तियों के घरों में मिट्टी के चूल्हे से उठती है। आरव ने बताया कि वह वास्तुकार है, पर अभी बड़े कांच के टावर नहीं, मजदूरों के रहने लायक छोटे घर बनाना चाहता है। उसने कागज पर बने रेखा चित्र दिखाए, जिनमें खिड़कियां चौड़ी थीं और आंगन छोटा पर खुला था। अनन्या ने पूछा कि आंगन इतना आवश्यक क्यों है। आरव ने कहा कि गरीब आदमी के घर में आकाश का एक टुकड़ा ही सबसे बड़ी संपत्ति होता है। यह वाक्य सुनकर अनन्या चुप हो गई। उसके घर में 100 कमरे थे, पर आकाश कहीं नहीं था। बारिश थोड़ी हल्की हुई, पर बातचीत गहरी होती गई। आरव ने अपनी मां के बारे में बताया, जो झरी की कढ़ाई करती थीं और हर दिवाली घर के बाहर 2 दिए रखती थीं, एक जीवितों के लिए, एक उन लोगों के लिए जो बिना न्याय पाए चले गए। अनन्या ने पूछा कि क्या न्याय सचमुच लौटता है। आरव ने समुद्र की ओर देखा और कहा कि कर्म देर से आता है, पर जब आता है तो आदमी के दरवाजे का नाम नहीं पूछता। अनन्या के हाथ से कुल्हड़ कांप गया। उसने अपनी कहानी पूरी नहीं बताई, पर इतना कहा कि कभी कभी परिवार हमें अपने ही बनाए मंदिर में मूर्ति बना देता है। लोग फूल चढ़ाते हैं, पर मूर्ति को सांस नहीं लेने देते। आरव ने ध्यान से सुना। उसने कोई सलाह नहीं दी, कोई अवसर नहीं खोजा, कोई दया नहीं दिखाई। बस कहा कि पत्थर की मूर्तियां भी भीतर से नदी को याद करती होंगी। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा हुआ भारी आभूषण उतार दिया हो। उसकी आंखें भर आईं, पर आंसू बारिश में छिप गए। दोनों मरीन ड्राइव की पत्थर की दीवार तक चले गए। समुद्र अंधेरे में उफन रहा था और शहर की रोशनियां लहरों पर टूटकर कांप रही थीं। आरव ने उसे अपना रूमाल दिया, जो खुद भी आधा गीला था। अनन्या हंस पड़ी। वर्षों बाद ऐसी हंसी जो नियंत्रित नहीं थी। वह हंसी सुनकर आरव भी हंसा, और उस क्षण उनके बीच उम्र, संपत्ति, उपनाम, जाति,
व्यापार, सब कुछ पीछे छूट गया। केवल दो मनुष्य थे जिन्हें रात ने थोड़ी देर के लिए समाज से चुरा लिया था। अनन्या को पता था कि उसे लौट जाना चाहिए। मां चिंतित होंगी, सुरक्षा दल खोज रहा होगा, चाचा शायद कोई अर्थ निकालेंगे। फिर भी वह वहीं बैठी रही, क्योंकि पहली बार कोई उससे उसके हस्ताक्षर, निर्णय या परिवार की प्रतिष्ठा नहीं मांग रहा था। आरव ने भी कोई प्रश्न नहीं किया कि वह कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है। उसने बस अपने बैग से छोटा सा गणेश लटकन निकाला और कहा कि नई शुरुआतों के देवता कभी कभी सबसे टूटी हुई रातों में आते हैं। जब तेज हवा चली तो अनन्या कांप गई। आरव ने पास के एक छोटे अतिथिगृह का नाम सुझाया, जहां वह कभी कभी देर रात काम करते हुए रुकता था। उसने यह बात बहुत सावधानी से कही, जैसे उसके निर्णय पर अपना कोई अधिकार नहीं मानता। अनन्या ने उसे देखा। उसके भीतर भय, इच्छा, थकान और स्वतंत्रता एक साथ उठे। उसने सोचा कि कल फिर वही लोहे का मुकुट पहनना होगा, मगर आज रात वह किसी नाम की कैदी नहीं रहेगी। उसने बिना शब्दों के सिर हिला दिया। कमरा साधारण था। दीवारों पर सीलन की हल्की गंध थी और खिड़की से समुद्र की आवाज आती थी। वहां ना झूमर थे, ना चांदी की ट्रे, न नौकरों की फुसफुसाहट। आरव ने तौलिया लाकर मेज पर रखा और स्वयं खिड़की के पास खड़ा हो गया, ताकि वह सहज रहे। इस संकोच ने अनन्या को और असुरक्षित बना दिया, क्योंकि सम्मान ने उसके भीतर छिपी भूख को नाम दे दिया। उसने धीमे से कहा कि वह अकेली नहीं रहना चाहती। शब्द छोटे थे, पर उनमें वर्षों का अंधेरा था। आरव ने उसके पास आने से पहले पूछा कि क्या वह निश्चित है। अनन्या ने पहली बार किसी पुरुष की आंखों में ऐसा प्रश्न देखा जिसमें अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व था। उसने अपनी भीगी चूड़ियां उतारी, हीरों का हार मेज पर रखा और ऐसा महसूस किया जैसे वह अपने परिवार के इतिहास को कुछ देर के लिए त्वचा से अलग कर रही हो। बाहर बारिश फिर तेज हो गई। कमरे में कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, कोई भविष्य नहीं, केवल दो घायल आत्माओं की गर्म सांसें थीं, जो एक दूसरे की चुप्पी में आश्रय खोज रही थीं। उस रात उनके बीच जो निकटता जन्मी, वह वासना से अधिक थकान की प्रार्थना थी। अनन्या ने अपने माथे को आरव के कंधे पर रखा तो उसे अपनी सारी कठोरता राख की तरह झरती लगी। आरव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, जैसे किसी टूटे घर की दीवार को संभाल रहा हो। वे एक दूसरे से कम बोले, पर मौन में अनेक स्वीकारोक्तियां थीं। अनन्या ने न अपना उपनाम बताया, न आरव ने अपने दुखों की पूरी गठरी खोली। रात ने दोनों को आधा सच दिया और पूरा सुकून। कभी आधी रात के बाद अनन्या जागी। खिड़की से शहर की दूर रोशनियां दिखाई दे रही थीं। आरव सो रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो अमीर घरों के बंद कमरों में दुर्लभ होती है। मेज पर रखा उसका हीरों का हार बुझी हुई बिजली जैसा लग रहा था। उसे अचानक भय ने घेर लिया। यह रात पवित्र थी या मूर्खता, वह तय नहीं कर पाई। उसने सोचा कि सुबह होते ही सब प्रश्न खड़े हो जाएंगे, और वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत नहीं रखती। भोर से पहले बारिश थम चुकी थी। अनन्या चुपचाप उठी, साड़ी संभाली और दर्पण में स्वयं को देखा। आंखें लाल थीं, पर चेहरा अजीब तरह से जीवित लग रहा था। उसने आरव के लिए कोई पर्ची लिखनी चाही, पर कलम हाथ में आते ही उसका झूठ भारी हो गया। वह सिर्फ क्षमा करना लिखकर रुक गई, फिर कागज फाड़ दिया। जाते समय उसे पता नहीं चला कि उसकी कलाई से पतला कमल खुदा कड़ा बिस्तर के पास गिर गया है। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। सड़क पर सुबह की पहली आरती की आवाज किसी मंदिर से उठ रही थी। मुंबई धुली हुई थी, पर अनन्या के भीतर बारिश अभी चल रही थी। उसने टैक्सी रोकी और पीछे मुड़कर अतिथिगृह की धुंधली खिड़की देखी। वह जानती थी कि उसने कोई सीमा पार की है, पर यह नहीं जानती थी कि वह सीमा पाप की थी, मुक्ति की थी, या कर्म के किसी अदृश्य चक्र की। उसके फोन पर मां के 12 मिस्ड कॉल थे। उसने आंखें बंद कीं और फिर अनन्या मल्होत्रा बन गई। सुबह की धूप कमरे में बहुत धीरे धीरे उतरी।
जैसे वह भी पिछली रात की सीमा लांघने से डर रही हो। आरव की नींद खुली तो पहले उसे समुद्र की आवाज सुनाई दी, फिर खाली बिस्तर की ठंडक महसूस हुई। तकिए के पास किसी स्त्री की हल्की खुशबू अब भी ठहरी थी, मगर वह स्त्री जा चुकी थी। उसने उठकर कमरे को देखा। मेज पर कोई पर्ची नहीं थी, कोई नाम नहीं, कोई वादा नहीं, केवल चादर की सिलवटें थीं और उसके भीतर अजीब सा खालीपन। वह खिड़की के पास गया और नीचे सड़क पर सुबह की भागती मुंबई को देखा। दूध वाला साइकिल पर जा रहा था, मंदिर से घंटियां बज रही थीं और टैक्सी चालक अपने शीशे पोंछ रहे थे। रात की बारिश ने शहर को साफ किया था, पर उसके मन में प्रश्नों की कीचड़ भर गई थी। वह अनु कौन थी? क्या वह किसी अमीर घर की बेटी थी, किसी दुखी विवाह से भागी स्त्री, या सिर्फ एक ऐसी अजनबी जिसने उससे उतना ही सच लिया जितना वह दे सकती थी? जब वह लौटकर बिस्तर की चादर ठीक करने लगा, उसकी उंगलियों से कोई ठंडी धातु टकराई। वह एक पतला सोने का कड़ा था, जिस पर भीतर की ओर कमल का छोटा चिन्ह खुदा था। आरव ने उसे हथेली पर रखा और देर तक देखता रहा। यह साधारण आभूषण नहीं था। उसकी नफासत, उसकी घिसी हुई चमक, उसमें छिपा परिवार का निशान किसी बड़े घराने की गवाही दे रहा था। उसे लगा जैसे रात ने जाते जाते उसके हाथ में एक प्रश्न रख दिया हो। अतिथि गृह के मालिक ने दरवाजे पर दस्तक दी और चाय रख गया। उसने हंसकर कहा कि साहब की मेहमान बहुत सुबह चली गईं। टैक्सी भी नहीं मंगवाई। आरव ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसे अपने भीतर एक अजीब सी लज्जा लगी, जैसे उसने किसी की कमजोरी को छू लिया हो और अब वह कमजोरी उसकी जिम्मेदारी बन गई हो। वह जानता था कि दो वयस्कों ने अपनी इच्छा से रात बांटी थी, फिर भी स्त्री के जाने के बाद पुरुष की आत्मा पर एक अलग तरह का जुड़ रह जाता है। आरव ने कड़े को अपने बैग की छोटी जेब में रख लिया। वह अनु को ढूंढना चाहता था, पर किस अधिकार से? उसके पास न पूरा नाम था, न पता, न कोई वादा। वह केवल उसकी आंखों का नम अंधेरा याद कर सकता था, और वह क्षण जब उसने कहा था कि वह अकेली नहीं रहना चाहती। आरव ने सोचा कि कभी कभी जीवन में लोग नदी की तरह आते हैं, उन्हें पकड़ना संभव नहीं होता, पर उनके जल से भीगकर मन जीवन भर सूखा नहीं रहता। उधर अनन्या मल्होत्रा टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। मां के संदेशों में चिंता से अधिक क्रोध था। रंजना सचिव के संदेशों में मीटिंग की सूची थी, और वकील ने भिवंडी मिल की फाइल तुरंत देखने को कहा था। वह सब पढ़ती रही, पर उसकी कलाई खाली लग रही थी। जब उसे कड़ा याद आया तो उसके भीतर बिजली सी कौंधी। वह कड़ा दादी ने उसे दिया था, मल्होत्रा घराने की स्त्रियों की विरासत, और अब वह एक अजनबी के कमरे में छूट चुका था। घर पहुंची तो लोखंडवाला के विशाल द्वार पर पहरेदारों ने राहत की सांस ली। भीतर संगमरमर की फर्श पर फूलों की रंगोली आधी बिगड़ चुकी थी। देवयानी पूजा कक्ष से बाहर आईं। उनकी आंखें रात भर न सोने से सूजी थीं। उन्होंने पूछा कि वह कहाँ थी। अनन्या ने कहा कि बारिश में कार रुक गई थी और वह होटल के पास एक महिला मित्र के घर ठहर गई। झूठ बोलते हुए उसकी आवाज स्थिर रही, पर भीतर कुछ टूटता गया। देवयानी ने झूठ पहचाना या नहीं, यह उनके मौन से पता नहीं चला। मां ने उसका चेहरा गौर से देखा और धीरे से कहा कि आज शाम राजवीर अपने परिवार के प्रतिनिधि के साथ आएगा। दिवाली की शुभ घड़ी अभी समाप्त नहीं हुई, इसलिए सगाई की बात आगे बढ़ाना उचित होगा। अनन्या ने सिर झुका लिया, क्योंकि बहस करने की शक्ति नहीं बची थी। उसके बाल अब भी गीले थे, आंखों में रात की थकान थी, पर देवयानी केवल इतना देख पा रही थी कि बेटी को समाज की दृष्टि से सुरक्षित करना है। सुरक्षा कभी कभी सबसे सुनहरी कैद बन जाती है। अपने कमरे में अकेली होते ही अनन्या ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने साड़ी उतारकर अलमारी में फेंकी और देर तक कलाई को देखती रही। कड़ा न होने की खाली लकीर उसे उस रात की गवाही लग रही थी। उसने अपने आप से कहा कि वह बस एक दुर्घटना थी, कोई रिश्ता नहीं। फिर उसे आरव की आवाज याद आई,
जिसमें कर्म की बात थी, और उसकी हथेली की गर्मी, जिसमें कोई दावा नहीं था। वही अदावा उसे सबसे अधिक डरा रहा था, क्योंकि दावा होता तो वह उसे अस्वीकार कर देती। दोपहर तक उसने स्वयं को काम में डुबो दिया। बोर्ड मीटिंग में उसने नए निर्यात अनुबंध पर कठोर निर्णय दिए, पुराने बकाए रोके और भिवंडी फाइल पर कानूनी सलाहकार से विवरण मांगा। सबको लगा कि वह हमेशा की तरह निर्विकार है। केवल उसकी निजी सचिव रंजना ने देखा कि वह बार बार अपनी खाली कलाई पर उंगलियां फेर रही है। अनन्या ने फाइल खोली तो पुराने मजदूरों के नामों की सूची सामने थी। उनमें एक नाम पर उसकी दृष्टि टिक गई, मोहन शर्मा। मृत्यु का कारण अस्पष्ट लिखा था। शाम ढलने से पहले राठौड़ परिवार का संदेश आ गया। राजवीर ने भेजा था कि वे अगले सप्ताह जयपुर में शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। अनन्या ने फोन बंद कर दिया। तभी नीचे से रोहन की तेज हंसी सुनाई दी। उसका छोटा भाई घर लौट आया था, शायद दोस्तों के साथ। रोहन में वह बेफिक्री थी जो अनन्या कभी चाहकर भी नहीं जी सकी। उसे देखकर वह अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती, पर आज उसके भीतर अजीब प्रेम उमड़ा, शायद इसलिए कि रात के बाद उसे परिवार खोने का भय महसूस हो रहा था। रोहन कमरे में घुसा तो हाथ में प्रसाद का डिब्बा था। उसने कहा कि गणेश चतुर्थी के बाद की छोटी पारिवारिक पूजा कल रखी गई है और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी बुला रहा है। अनन्या ने आधे मन से पूछा कि कौन? रोहन ने उत्साह से कहा कि आरव शर्मा, वही पागल आर्किटेक्ट जिसके साथ वह धारावी पुनर्विकास पर काम करना चाहता है। नाम सुनते ही अनन्या का रक्त जैसे रुक गया। उसने चेहरा मोड़ लिया, पर भीतर रात का कमरा, समुद्र और वह कड़ा एक साथ लौट आए। उसने बहुत सामान्य स्वर में पूछा कि यह आरव कौन है? रोहन ने गर्व से बताया कि कॉलेज के बाद एक सामाजिक प्रकल्प में मुलाकात हुई थी। पैसा कम है, पर दिमाग और दिल दोनों बड़े हैं। वह कहता रहा कि आरव मजदूरों के बच्चों के लिए घर बनाना चाहता है और उसकी मां अद्भुत कढ़ाई करती है। अनन्या हर शब्द सुनती रही, जैसे कोई भविष्यवाणी धीरे धीरे खुल रही हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शहर की भीड़ में मिली रात दरअसल उसके अपने घर के दरवाजे पर आने वाली थी। रात को अनन्या सो नहीं सकी। वह कड़े के बारे में सोचती रही। यदि आरव सचमुच वही था, तो क्या उसने कड़े पर चिन्ह पहचान लिया होगा? क्या वह जानता होगा कि कमल का वह निशान मल्होत्रा परिवार की मुहर है? और यदि जानता होगा, तो वह क्या सोचेगा? उसे लगा कि उसने उसे धोखा दिया, जबकि उसने केवल अपना पूरा नाम नहीं बताया था। पर झूठ हमेशा बोले गए शब्दों से नहीं बनता। कभी कभी छिपाई गई पहचान भी दूसरे की आत्मा पर छल की तरह गिरती है। अगली सुबह घर में गणेश पूजा की तैयारी शुरू हो गई। पीले गेंदे और आम के पत्तों से मुख्य द्वार सजाया गया। चांदी की थाली में मोदक रखे गए। पुजारी मंत्रों की पुस्तक संभाल रहा था और देवयानी नौकरों को हर छोटी चीज पर टोक रही थीं। अनन्या ने हल्की सुनहरी साड़ी पहनी, पर कलाई नंगी रखी। मां ने पूछा कि दादी वाला कड़ा कहाँ है? अनन्या ने कहा कि तिजोरी में है। यह दूसरा झूठ था, और हर झूठ के साथ उसे लगा कि गणेश की मूर्ति की शांत आंखें उसे देख रही हैं। आरव जब द्वार पर पहुंचा तो उसके हाथ में कोई महंगा उपहार नहीं था, बस केले के पत्ते में लिपटे घर के बने मोदक थे। रोहन ने उसे गले लगा लिया और भीतर खींच लाया। आरव की दृष्टि पहले विशाल झूमर पर गई, फिर संगमरमर की सीढ़ियों पर, फिर पूजा के पास खड़ी स्त्री पर। अनन्या ने जैसे ही पलटकर देखा, दोनों की सांसें एक साथ ठिठक गईं। एक पल में रात का गुप्त अंधेरा दिन के उजाले में उजागर हो गया और संसार का सबसे लंबा मौन उनके बीच खड़ा हो गया। रोहन ने हंसते हुए कहा, दीदी, यह आरव है, मेरा भाई जैसा दोस्त। और आरव, यह अनन्या मल्होत्रा, मेरी तानाशाह पर सबसे प्यारी बहन। आरव के चेहरे से रक्त उतर गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, पर उसकी आंखों में प्रश्न, चोट और अविश्वास की आग थी। अनन्या ने भी नमस्ते किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। देवयानी ने इसे अस्वस्थता समझा
और पास आकर पूछा कि सब ठीक है। अनन्या ने कहा, हाँ, मगर उस छोटे से शब्द में पूरी रात डूब रही थी। पूजा शुरू हुई तो सबने आंखें बंद कीं। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे। घी का दीपक जल रहा था और धूप की गंध हवा में फैली थी। अनन्या ने हाथ जोड़ लिए, पर उसकी प्रार्थना टूटे हुए शब्दों की तरह बिखर गई। आरव थोड़ी दूरी पर रोहन के साथ बैठा था। उसने अपनी मुट्ठी कस रखी थी, जैसे बैग में रखा कड़ा उसकी हथेली के भीतर जल रहा हो। भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, आज उन दोनों के सामने विघ्न बनकर सत्य खड़ा कर रहे थे। आरती के समय थाली अनन्या के हाथ में आई। वह लौ लेकर सबके सामने घूमी। जब वह आरव के सामने पहुंची, लौ की रोशनी उनके चेहरों के बीच कांपी। आरव ने धीरे से प्रसाद लिया और इतने धीमे स्वर में कहा कि केवल वही सुन सकी। अनन्या ने आंखें झुका लीं। वह चाहती थी कि धरती खुल जाए या कोई शोर इस संबोधन को निगल ले, पर घर के भीतर सब कुछ सामान्य चलता रहा। दुनिया को अभी पता नहीं था कि एक नाम ने दो जीवनों की नींव हिला दी है। पूजा के बाद रोहन आरव को बगीचे में ले गया। वह उत्साह में अपने नए सामाजिक प्रकल्प की बात कर रहा था, पर आरव की दृष्टि बार बार बरामदे में खड़ी अनन्या पर लौट जाती। अनन्या ने स्वयं को मेहमानों से घिरा रखा, फिर भी हर क्षण उसे उसकी आंखें महसूस हो रही थीं। कुछ देर बाद उसने बहाने से बाहर कदम रखा। गुलमोहर के पेड़ के नीचे आरव अकेला खड़ा था। रोहन फोन पर बात करते हुए दूर चला गया था। नियति ने उन्हें पहली बार सच बोलने का छोटा कठोर अवसर दिया। आरव ने जेब से कड़ा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। उसकी आवाज धीमी थी, पर भीतर दबा हुआ रोष साफ था। उसने कहा कि शायद यह अनन्या मल्होत्रा का है, अनु का नहीं। अनन्या ने कांपते हाथ से कड़ा लिया। वह क्षमा मांगना चाहती थी, पर शब्दों के सामने अहंकार, भय और शर्म दीवार बनकर खड़े थे। उसने केवल इतना कहा कि रात एक भूल थी और उसे भुला देना ही ठीक होगा। आरव ने उसे देखा, जैसे किसी ने गरीब आदमी के सपने पर अमीरों की मुहर लगाकर उसे अमान्य कर दिया हो। उसने कहा कि भूल वह नहीं थी जो रात को हुआ। भूल यह थी कि उसने उसे मनुष्य समझकर अपना मन खोल दिया। यह वाक्य अनन्या के सीने में धंस गया। वह कहना चाहती थी कि उसने भी पहली बार किसी के सामने सांस ली थी, पर बाहर देवयानी की आवाज आई और क्षण टूट गया। आरव ने स्वयं को संभाला, चेहरे पर सामान्यता ओढ़ी और भीतर लौट गया। अनन्या वहीं खड़ी रही। उसकी मुट्ठी में कड़ा था, पर उसे लगा जैसे वह किसी का विश्वास पकड़े हुए है जो टूट चुका है। बरामदे से विक्रम मल्होत्रा यह सब देख रहा था। वह इतना दूर था कि शब्द नहीं सुन पाया, पर आंखों की भाषा धन और राजनीति से अधिक पुरानी होती है। उसने आरव के चेहरे की पीड़ा, अनन्या की घबराहट और कड़े की चमक देख ली थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वर्षों से वह अनन्या की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता खोज रहा था, और आज उसे लगा कि देवी समझी जाने वाली भतीजी भी रक्त मांस की स्त्री है। समाज स्त्री की गलती नहीं, उसकी स्वतंत्रता को दंड देता है। उस रात आरव घर लौटते समय लोकल ट्रेन में खिड़की के पास खड़ा रहा। भीड़ उसके चारों ओर धकेल रही थी, पर उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा था। रोहन के संदेश आते रहे कि पूजा अच्छी रही। दीदी थोड़ी अजीब थीं, पर वह ध्यान न दे। आरव ने फोन बंद कर दिया। उसे मित्रता का भार महसूस हुआ। जिस स्त्री को वह भूलना चाहता था, वह उसके सबसे निकट मित्र की बहन निकली, और जिस घर से वह सामाजिक प्रकल्प में सहयोग चाहता था, उसी घर में उसका अपमान अभी अभी जन्मा था। अनन्या अपने कमरे में लौटी तो देवयानी ने फिर कड़े के बारे में पूछा। इस बार उसने कहा कि मिल गया। मां ने प्रसन्न होकर उसे कलाई में पहनाने की कोशिश की, पर अनन्या ने हाथ पीछे कर लिया। देवयानी ने आश्चर्य से देखा। अनन्या ने कहा कि उसे सिरदर्द है। दरवाजा बंद होते ही उसने कड़ा मेज पर रख दिया। कमल का चिन्ह उसे अब परिवार की विरासत नहीं, एक प्रश्न लग रहा था। क्या जन्म से मिला नाम मनुष्य को निर्दोष बनाता है?
और छिपाया हुआ नाम उसे अपराधी। नीचे हॉल में विक्रम अपने सहायक को फोन कर रहा था। उसने कहा कि उस लड़के के बारे में सब पता करो। नाम आरव शर्मा है, रोहन का दोस्त। आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि शिकारी को मालूम था कि घायल पक्षी स्वयं अधिक देर तक उड़ नहीं पाएगा। उसी समय शहर के किसी कोने में आरव की मां मीरा ने दिए के सामने हाथ जोड़े और बेटे के लिए शांति मांगी। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा उस घर की देहरी छू आया है, जिसके अतीत ने उनके जीवन में अंधेरा भरा था। अनन्या खिड़की के पास खड़ी मुंबई की रोशनियां देखती रही। कल तक वह सोचती थी कि एक रात को अपनी स्मृति से काटकर अलग कर देगी, जैसे खराब अनुबंध रद्द कर दिया जाता है। अब समझ आया कि जीवन कोई कंपनी नहीं, जहां हर गलती को कानूनी भाषा में बांधा जा सके। आरव केवल एक अजनबी नहीं था, वह रोहन की दुनिया का हिस्सा था, शायद उस सत्य का भी जिससे वह भाग रही थी। उसके भीतर पहली बार यह भय उठा कि कर्म ने दरवाजा खटखटा दिया है। आरव ने अगले कई दिनों तक रोहन के घर जाने से बचने के लिए हर संभव बहाना खोजा। कभी उसने कहा कि पुराने नक्शों की समय सीमा है, कभी किसी मजदूर बस्ती की बैठक, कभी मां की तबीयत। रोहन पहले हंसता रहा, फिर झुंझलाने लगा, पर आरव उसके प्रश्नों से बचता गया। रात को वह अपने छोटे कमरे में बैठकर कमल वाले कड़े की खाली जगह को याद करता, जो अब अनन्या की कलाई पर लौट गया था। उसे लगता उसने केवल आभूषण नहीं लौटाया, अपनी मूर्ख श्रद्धा भी लौटा दी। अनन्या ने भी अपने तरीके से दूरी बनाने की दीवार उठाई। उसने रंजना से कह दिया कि रोहन के सामाजिक प्रकल्प से जुड़े हर प्रस्ताव पहले कानूनी विभाग से गुजरेगा और किसी बाहरी सलाहकार को सीधे प्रवेश नहीं मिलेगा। यह आदेश सुनाते समय उसकी आवाज ठंडी थी, मगर भीतर भय कांप रहा था। वह जानती थी कि आरव को बाहर रखना केवल कंपनी की सुरक्षा नहीं, स्वयं को बचाने की कोशिश थी। पर मनुष्य जितना किसी से बचता है, उसका नाम उतनी ही जिद से भीतर गूंजता रहता है। रोहन को यह परिवर्तन समझ नहीं आया। वह अनन्या के कार्यालय में आया, मेज पर फाइलें पटककर बोला कि धारावी और भिवंडी की बस्तियों के लिए सस्ते घरों की योजना कोई दान नहीं, कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी है। अनन्या ने उसकी बात काट दी और कहा कि व्यापार भावुकता से नहीं चलता। रोहन ने पहली बार उसे कठोर नहीं, डरपोक कहा। यह शब्द सुनकर वह सन्न रह गई। छोटे भाई की आंखों में आरोप था कि उसने अपने परिवार की ऊंचाई से नीचे देखने की आदत डाल ली है। शाम को बोर्ड की बैठक में वही प्रस्ताव फिर आया। विक्रम ने बनावटी चिंता जताई कि मजदूरों के पुराने इलाके में प्रवेश करने से मीडिया को भूली बातें याद आ सकती हैं। अन्य निदेशक भी सहमत दिखे। अनन्या ने फाइल बंद कर दी, पर उसे लगा जैसे कमरे की वातानुकूलित हवा में किसी बंद मिल की धूल घुल रही है। भिवंडी दुर्घटना का नाम किसी ने नहीं लिया, फिर भी वह हर कुर्सी के पीछे खड़ा था। उसने निर्णय स्थगित किया और सबने इसे व्यावसायिक सावधानी समझा। आरव उस शाम अपनी मां मीरा के साथ घर की छत पर बैठा था। नीचे गली में बच्चे प्लास्टिक की गेंद से क्रिकेट खेल रहे थे और पास की मस्जिद से अजान की आवाज मंदिर की आरती में मिल रही थी। मीरा ने बेटे की चुप्पी पढ़ ली। उन्होंने पूछा कि क्या कोई लड़की उसके मन में आकर बैठ गई है। आरव ने हंसने की कोशिश की, पर हंसी थकी हुई निकली। उसने कहा कि कुछ लोग दूर से रोशनी लगते हैं, पास जाओ तो पता चलता है कि उनके चारों ओर पहरेदार खड़े हैं। मीरा ने सुई में धागा डालते हुए कहा कि अमीर घरों की रोशनी गरीब की आंख को चकाचौंध करती है, पर वहां छायाएं भी गहरी होती हैं। उन्होंने उसे समझाया कि प्रेम में अपमान मिल जाए तो मन बदला मांगता है, पर बदला आत्मा को धीरे धीरे खा जाता है। आरव ने मां की ओर देखा। उनके माथे की झुर्रियों में वर्षों का श्रम था और आंखों में वह शांत दुख, जिसका कारण वे कभी पूरा नहीं बताती थीं। उसे लगा कि उनका जीवन भी किसी अधूरी गवाही की तरह है। अगले सप्ताह रोहन स्वयं आरव के छोटे कार्यालय में पहुंचा। वह चाय के गिलासों और बिखरे नक्शों के बीच बैठा, जैसे किसी महल से भागकर सच्ची हवा में आ गया हो। उसने कहा,
कि यदि मल्होत्रा बोर्ड डरता है तो वह योजना स्वतंत्र रूप से बनाएंगे और बाद में कंपनी को मजबूर करेंगे। आरव ने मना किया, पर रोहन ने दोस्ती का वास्ता दिया। दोस्ती वही शब्द था जिसने आरव की आत्मा पर बोझ रखा था। उसने अनन्या का चेहरा याद किया और फिर भी हां कह दी। भिवंडी की पुरानी मिल पहली बार देखने पर आरव देर तक चुप रहा। जंग लगे गेट पर मल्होत्रा नाम का टूटा बोर्ड लटक रहा था। भीतर मशीनें वर्षों से बंद थीं, पर तेल, पसीने और जलते तारों की गंध जैसे दीवारों में फंसी हुई थी। रोहन उत्साह से बता रहा था कि यहां श्रमिक आवास, प्रशिक्षण केंद्र और कढ़ाई सहकारी संस्था बन सकती है। आरव ने दीवार पर हाथ रखा और अजीब सिहरन महसूस की। उसे नहीं मालूम था कि इसी जगह की छाया उसके बचपन पर पड़ी थी। जब अनन्या को पता चला कि रोहन और आरव बिना अनुमति मिल परिसर देखने गए हैं, वह क्रोधित होकर वहां पहुंची। उसकी कार धूल उड़ाती भीतर आई और सुरक्षा कर्मचारी उसके पीछे भागे। उसने रोहन से पूछा कि वह कंपनी की संपत्ति में बिना अधिकार कैसे घुसा। रोहन ने कहा कि अधिकार उन परिवारों का भी है जिनकी जवानी यहां मशीनों में पीस गई। आरव दूर खड़ा रहा, पर उसकी आंखें अनन्या से टकराईं। वहां रात की स्मृति नहीं, अब प्रश्न था कि सत्य से कौन भाग रहा है। अनन्या ने आरव को अलग बुलाकर कहा कि वह इस प्रकल्प से दूर रहे। आवाज में आदेश था, पर भीतर छिपी प्रार्थना वह स्वयं भी सुन रही थी। आरव ने शांत होकर पूछा कि क्या समस्या उसकी योग्यता है, गरीबी है, उम्र है, या वह रात है जिसे वह भूल कहना चाहती है। अनन्या ने आंखें सख्त कर लीं। उसने कहा कि निजी बातों को पेशेवर सीमाओं में घसीटना बचकाना है। आरव ने उत्तर दिया कि सीमाएं वही बनाता है जिसके पास जमीन होती है। जिनके पास कुछ नहीं, वे केवल दीवारों से टकराते हैं। उनके बीच की तकरार को रोहन ने दूर से देखा, पर शब्द सुनाई नहीं दिए। उसे पहली बार लगा कि दीदी और आरव एक दूसरे को अजनबियों की तरह नहीं देखते। इस विचार ने उसे असुविधा दी, पर उसने उसे अपने मन से धक्का दे दिया। वह अपनी बहन को सख्त मानता था, गलत नहीं, और आरव को वह इतना साफ दिल समझता था कि किसी छिपी बात की कल्पना भी उसे विश्वासघात जैसी लगती। मन अक्सर उन संकेतों को नकार देता है जो उसके प्रिय संबंधों को तोड़ सकते हैं। मीडिया में उसी समय राजवीर और अनन्या की तस्वीरें छपने लगीं। जयपुर के एक समारोह में दोनों ने साथ दीप जलाया था और अखबारों ने लिख दिया कि दो प्रतिष्ठित घराने शीघ्र जुड़ सकते हैं। राजवीर ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, पर निजी भोजों में मुस्कुराकर संकेत देता रहा। अनन्या उन तस्वीरों को देखकर खाली महसूस करती थी, जैसे किसी और स्त्री का भविष्य उसके नाम से छप रहा हो। आरव ने भी मोबाइल पर वही तस्वीर देखी और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे दुख पर अधिकार नहीं था। रोहन ने तस्वीर देखकर बहन को छेड़ा, पर अनन्या झुंझला उठी। उसने कहा कि विवाह कोई मजाक नहीं और राजवीर को लेकर अटकलें बंद करे। रोहन ने हल्के स्वर में कहा कि शायद दीदी को किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो उनसे डरता ना हो। अनन्या ने तुरंत उत्तर दिया कि ऐसे आदमी अक्सर अपने स्थान भूल जाते हैं। बोलते ही उसे अपनी कठोरता पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसके मन में आरव का चेहरा उभरा। मनुष्य जब घायल होता है तो सबसे तेज तीर उसी पर चलाता है जिसकी ओर खींचता है। उधर विक्रम ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसके आदमी ने होटल राजविलास से लेकर मरीन ड्राइव तक की सीसीटीवी फुटेज खोजी। अधिकतर कैमरे बारिश में धुंधले थे, पर एक छोटी चाय दुकान के पास ली गई मोबाइल तस्वीर मिल गई। उसमें लाल साड़ी पहने स्त्री और भीगे युवक की आकृति साथ बैठी थी। चेहरा स्पष्ट नहीं था, पर मुद्रा में निकटता थी। विक्रम ने फोटो को देर तक देखा, फिर मुस्कुराकर कहा कि स्त्री की प्रतिष्ठा हमेशा आधे सच से भी गिराई जा सकती है। उसने अभी तस्वीर बाहर नहीं निकाली। वह जानता था कि कच्चा फल तोड़ने से स्वाद नहीं आता। पहले उसे लड़के की जड़ें जाननी थीं। आरव शर्मा, मां मीरा शर्मा, पिता मोहन शर्मा, पता एक पुरानी श्रमिक कॉलोनी। जैसे जैसे जानकारी आई, विक्रम की आंखों में चमक बढ़ती गई। मोहन शर्मा का नाम पुराने भिवंडी मामले से जुड़ा था। उसने फाइलों में अपनी उंगलियां फेरते हुए सोचा
कि नियति कभी कभी शिकार और हथियार दोनों एक ही थाली में रख देती है। चुपचाप अनन्या अपने कार्यालय में रात तक बैठी रही। भिवंडी दुर्घटना की फाइल उसके सामने खुली थी। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा था कि मशीनरी की खराबी अप्रत्याशित थी। प्रबंधन ने उचित मुआवजा दिया और परिवारों ने मामला बंद माना, पर कुछ पन्नों पर हस्ताक्षर अलग अलग स्याही से थे। कुछ नोटिंग गायब थीं और मजदूरों की चिकित्सा रिपोर्ट संक्षिप्त कर दी गई थी। मोहन शर्मा के नाम के आगे लाल पेंसिल से निशान था। उसे लगा कि कोई पुराना दरवाजा भीतर से धक्का दे रहा है। उसने पिता के कमरे में जाकर फाइल उनके सामने रखी। विजय मल्होत्रा व्हील चेयर पर बैठे थे, आधा शरीर निष्क्रिय, पर आंखों में अब भी पुरानी आग बची थी। अनन्या ने पूछा कि मोहन शर्मा कौन था। पिता की उंगलियां कांपीं। उन्होंने बोलने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए। नर्स ने कहा कि उन्हें परेशान न करें। अनन्या पीछे हट गई, पर पिता की आंखों में जो भय था वह किसी अपराधी का नहीं, किसी ऐसे मनुष्य का था जिसे सच बोलने से रोका गया हो। रात के खाने पर देवयानी ने फिर राजवीर की मां का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि स्त्री को जीवन में एक समय बाद घर बना लेना चाहिए, वरना उपलब्धियां भी अकेलेपन की राख बन जाती हैं। अनन्या ने पूछा कि यदि घर किसी स्त्री की आवाज छीन ले तो क्या वह घर रहता है? देवयानी ने नाराज होकर कहा कि ऐसी बातें पश्चिमी किताबों में अच्छी लगती हैं, परिवारों में नहीं। रोहन चुप था। उसे लग रहा था कि घर की मेज पर सब लोग कुछ छिपा रहे हैं। आरव और रोहन ने मजदूर कॉलोनी में कई परिवारों से बात की। बूढ़ी स्त्रियों ने बताया कि मिल बंद होने के बाद बेटियां घरों में काम करने लगीं, बेटे रिक्शा चलाने लगे और मुआवजे की रकम कर्ज में डूब गई। एक वृद्ध ने मोहन शर्मा का नाम सुनकर कहा कि वह अच्छा आदमी था, मशीन रुकवाना चाहता था, पर अधिकारियों ने उत्पादन लक्ष्य का दबाव डाला। आरव ने ध्यान से सुना, पर उसे नहीं बताया गया कि मोहन उसका पिता था। यह सच वह जानता था, पर उसकी पूरी कहानी नहीं। जब वह घर लौटा तो मीरा दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने उसके कपड़ों पर मिल की धूल देखी और चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा कि वह भिवंडी क्यों गया था। आरव चौंक गया, क्योंकि मां ने कभी उस जगह का नाम भी नहीं लिया था। मीरा ने तुरंत बात बदल दी, पर उनकी आंखें भर आईं। रात को आरव ने देखा कि मां पुराने संदूक से कोई कपड़े में लिपटी वस्तु निकालकर फिर छिपा रही हैं। घरों की छुप्पियां कभी कभी दीवारों से अधिक बोलती हैं। कुछ दिनों बाद कंपनी कार्यालय में आरव को औपचारिक प्रस्तुति के लिए बुलाया गया। यह रोहन की जिद का परिणाम था। बोर्डरूम में पहली बार वह अनन्या के सामने पेशेवर रूप से खड़ा था। उसने मजदूर आवास की रूपरेखा समझाई। कम लागत, साझा आंगन, वर्षा जल संचयन, महिलाओं के लिए कार्य कक्ष। उसकी भाषा सरल थी, पर विचार दृढ़। कुछ निदेशक ऊब रहे थे, पर अनन्या ध्यान से सुन रही थी। उसे लगा कि यह युवक घर नहीं, सम्मान की वास्तुकला बना रहा है। प्रस्तुति के बाद विक्रम ने तिरस्कार से पूछा कि क्या भावुक नक्शों से लाभांश निकलेगा? आरव ने सम्मानपूर्वक कहा कि जिन कंपनियों की इमारत मजदूरों के कंधों पर खड़ी हो, उनका लाभांश केवल शेयरधारकों का नहीं होता। कमरे में खामोशी छा गई। अनन्या ने तुरंत विषय बदला, पर भीतर कहीं वह वाक्य जलता रहा। रोहन की आंखों में गर्व था, विक्रम की आंखों में शत्रुता, और आरव की आंखों में वह थकान थी जो सच बोलने वालों को अक्सर सबसे पहले मिलती है। मीटिंग के बाद अनन्या ने आरव को अपने केबिन में रोका। बाहर शीशे की दीवारों से शहर दिख रहा था, भीतर दोनों की चुप्पी। उसने कहा कि वह उसके काम की योग्यता मानती है, पर इस परियोजना से बहुत से पुराने कानूनी जोखिम खुल सकते हैं। आरव ने पूछा कि क्या जोखिम कागज का है या अंतरात्मा का? अनन्या ने पहली बार थककर कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि हर सत्य तुरंत उजागर हो जाए तो कई निर्दोष भी कुचले जाते हैं। आरव ने धीरे से कहा कि जिनको पहले ही कुचला गया, उनका क्या? यह प्रश्न उनके बीच खड़ा रह गया। अनन्या की आंखों में नमी आई, पर उसने सिर मोड़ लिया।
आरव ने देखा कि कठोर स्त्री के भीतर कोई बच्ची कांप रही है, और उसका क्रोध क्षण भर को नरम पड़ा। फिर उसे रोहन याद आया, मां याद आई, अपना अपमान याद आया। उसने कहा कि वह दूरी रखेगा, पर काम से पीछे नहीं हटेगा। अनन्या ने उसे जाने दिया। दरवाजा बंद हुआ तो उसने अपनी कलाई पकड़ी, जहां कड़ा अब भी था, जैसे कोई अदृश्य बंधन धड़क रहा हो। उसी शाम विक्रम को पूरी जानकारी मिल गई। फोटो, आरव का पता, पिता का नाम और रोहन के साथ उसकी निकटता। उसने अपने सहायक को निर्देश दिया कि अभी केवल कुछ पत्रकारों को संकेत भेजे जाएं। खुलासा नहीं, खबरों को भूख लगनी चाहिए, तभी वे दांत दिखाती हैं। उसने खिड़की से नीचे शहर देखा और मन ही मन हिसाब लगाया। यदि अनन्या पर चरित्र का प्रश्न उठा, बोर्ड उसे हटाने में देर नहीं करेगा, और यदि लड़के का अतीत मिल मामले से जुड़ गया, तो आग दोनों दिशाओं में फैलेगी। रात को अनन्या ने अकेले मंदिर में दीप जलाया। परिवार सो चुका था। केवल दिए की लौ और गणेश की शांत मूर्ति उसके सामने थी। उसने पहली बार प्रार्थना नहीं, स्वीकारोक्ति की। उसने कहा कि यदि हमारे घर ने किसी का अन्याय किया है, तो मुझे सत्य देखने की शक्ति दो। यदि मैंने आरव के साथ अन्याय किया है, तो मुझे क्षमा मांगने का साहस दो। पर अगले ही क्षण फोन पर समाचार पोर्टल की सूचना चमकी। महिला उद्योगपति और रहस्यमय युवा वास्तुकार पर शहर में चर्चा। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। समाचार पोर्टल की छोटी सी पंक्ति ने अगले दिन तक आकार बदल लिया। सुबह होते होते कई व्यापारिक पन्नों ने संकेतों में लिखा कि मुंबई की एक शक्तिशाली महिला उद्योगपति किसी युवा वास्तुकार को विशेष संरक्षण दे रही है। नाम नहीं थे, पर तस्वीर की धुंधली आकृतियां पर्याप्त थीं। अनन्या ने फोन बंद कर दिया, पर अफवाहों की आवाज बंद नहीं हुई। कंपनी के गलियारों में लोग पहले से धीमे बोलने लगे, जैसे सत्य नहीं, स्त्री की प्रतिष्ठा सबसे स्वादिष्ट गपशप हो। उसकी कुर्सी वही थी, मगर जमीन खिसक चुकी थी। रोहन ने खबर देखी तो पहले हंसा, फिर फोटो पर निगाह टिक गई। लाल साड़ी, समुद्र किनारे चाय की दुकान, भीगा हुआ युवक। चेहरा साफ नहीं था, पर वह आरव की देह भाषा पहचानता था। दोस्ती कई बार चेहरे से पहले खड़े होने का ढंग पहचान लेती है। उसका दिल अनजाने भय से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह संयोग होगा, मगर मन में एक कांटा चुभ गया। उसी शाम वह आरव के कमरे गया, जहां मेज पर नक्शे बिखरे थे और हवा में अनकही बेचैनी थी। आरव ने रोहन को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान आधी रह गई। रोहन ने सीधे कुछ नहीं पूछा। वह कमरे में घूमता रहा, पुराने किताबों, मॉडल घरों और मां की कढ़ाई के नमूनों को देखता रहा। फिर उसकी नजर खिड़की के पास रखे छोटे डिब्बे पर पड़ी, जिसका ढक्कन खुला था। उसमें पीले धागे का टुकड़ा और एक पुराना कागज था, मगर नीचे वही कमल की हल्की छाप वाला कपड़ा था, जिसमें आरव ने पहले कड़ा रखा था। रोहन की सांस अटक गई। ये क्या है? रोहन ने बहुत धीरे पूछा। आरव ने मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर भय नहीं, स्वीकार का बोझ आ गया। उसने डिब्बा बंद कर दिया और कहा कि कुछ नहीं, एक पुरानी चीज थी। रोहन की आंखों में चोट चमकने लगी। उसने फोन पर वही धुंधली तस्वीर खोलकर आरव के सामने रखी। यह तुम हो? कमरा अचानक छोटा हो गया। बाहर गली में बच्चों का शोर था, पर भीतर दो मित्रों की दुनिया गिरने लगी थी। आरव ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। लंबे मौन के बाद आरव ने कहा कि उसे उस रात पता नहीं था कि वह अनन्या है। उसने नाम अनु बताया था, और वह खुद भी केवल आरव था, रोहन का दोस्त नहीं, किसी गरीब कॉलोनी का बेटा नहीं। रोहन का चेहरा लाल हो गया। उसने पूछा कि फिर पूजा वाले दिन क्यों नहीं बताया? आरव ने सिर झुका लिया। वह कैसे कहता कि दोस्ती और इच्छा के बीच खड़े अपराध बोध ने उसकी आवाज बांध दी थी। सच देर से बोला जाए तो अक्सर झूठ जैसा सुनाई देता है। रोहन बिना कुछ कहे मल्होत्रा निवास पहुंचा। अनन्या अपने अध्ययन कक्ष में भिवंडी की फाइलें देख रही थी। उसने भाई का चेहरा देखा
और समझ गई कि वह दरवाजा, जिसे वह भीतर से पकड़े थी, अब खुल चुका है। रोहन ने मेज पर फोन फेंका और कांपती आवाज में पूछा कि क्या यह सच है। अनन्या ने आंखें बंद कीं। एक पल के लिए उसने फिर वही पुराना तरीका चाहा, आदेश दे देना, बात रोक देना। पर आज वह केवल बहन थी। उसने कहा, हां, पर तब मुझे नहीं पता था। रोहन हंसा, पर वह हंसी टूटे कांच जैसी थी। उसने कहा कि दीदी हमेशा उसे बच्चा कहती रही। उसकी पसंद, दोस्ती, सपनों पर पहरा लगाती रही, और स्वयं उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसी बात छिपाती रही। अनन्या ने समझाना चाहा कि वह रात कमजोरी थी, कोई षड्यंत्र नहीं। रोहन ने उत्तर दिया कि अमीरों की कमजोरी भी गरीबों के जीवन में भूकंप बन जाती है। यह वाक्य उसने आरव से सीखा था, पर आज उसे बहन पर फेंक रहा था। अनन्या की आंखें भर आईं। नीचे से देवयानी की आवाज आई, पर रोहन ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अनन्या से पूछा कि क्या आरव उसके लिए केवल एक भूल है। यह प्रश्न उसे भीतर तक काट गया, क्योंकि वह स्वयं इसका उत्तर नहीं जानती थी। उसने कहा कि परिवार, कंपनी, मां, पिता, सब कुछ दांव पर है। रोहन ने गुस्से में कहा कि यही समस्या है। दीदी हर दिल को संपत्ति की तरह तौलती हैं। अनन्या ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा कि उसने इस घर के लिए अपनी पूरी जवानी जला दी है। उस क्षण दोनों भाई बहन एक दूसरे को नहीं, अपने अपने त्याग को देख रहे थे। रोहन को लगा कि उसकी बहन ने सत्य छिपाकर उसकी दोस्ती अपवित्र कर दी। अनन्या को लगा कि उसका भाई उसकी थकान, अकेलापन और वह रात समझना ही नहीं चाहता। रोहन ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए घर छोड़ रहा है। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर उसने झटक दिया। जिन हाथों ने बचपन में उसे चलना सिखाया था, वही हाथ आज उसे कैद की जंजीर लगे। वह बिना पीछे देखे चला गया। देवयानी ने सीढ़ियों पर रोहन को जाते देखा तो घबरा गईं। उन्होंने अनन्या से पूछा कि क्या हुआ, पर उत्तर देने से पहले ही दूसरा तूफान आ गया। विक्रम ने कई निदेशकों को फोन कर दिया था, और दोपहर तक तस्वीरें स्पष्ट रूप में कुछ पोर्टलों पर छप गईं। इस बार नाम भी थे अनन्या मल्होत्रा और युवा वास्तुकार आरव शर्मा। शीर्षकों में संकेत, व्यंग्य और नैतिकता का विष मिला था। किसी ने पूछा कि महिला नेतृत्व का नया चेहरा यही है। किसी ने उम्र और वर्ग का हिसाब लगाया। घर का फोन लगातार बजने लगा। रिश्तेदारों की आवाजों में चिंता कम, शर्म अधिक थी। देवयानी पहले अविश्वास में रहीं, फिर उनका चेहरा पत्थर हो गया। उन्होंने अनन्या से पूछा कि क्या उस लड़के ने उसे फंसाया। अनन्या ने पहली बार स्पष्ट कहा कि किसी ने किसी को नहीं फंसाया। यह सुनते ही मां पीछे हट गईं, जैसे बेटी ने अपराध से भी बड़ा कुछ स्वीकार कर लिया हो, अपनी इच्छा। देवयानी ने फुसफुसाकर कहा कि मल्होत्रा घराने की बेटियां ऐसी बातें मरकर भी नहीं कहतीं। कार्यालय में बोर्ड की आपात बैठक बुलाई गई। अनन्या जब कांच के कमरे में पहुंची तो हर चेहरा सावधानी से गंभीर बनाया गया था। विक्रम ने दुखी स्वर में कहा कि वह भतीजी से प्रेम करता है, पर कंपनी की साख व्यक्तिगत जीवन से अलग नहीं रह सकती। एक निदेशक ने शेयर बाजार, दूसरा निवेशकों की प्रतिक्रिया, तीसरा पारिवारिक मूल्यों की बात करने लगा। अनन्या ने सबको सुना। वही पुरुष जिनकी निजी विलासिताएं शहर जानता था, आज एक स्त्री की एक रात पर कंपनी का नैतिक भविष्य तौल रहे थे। अनन्या ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी पुरुष निदेशक के निजी संबंधों पर आपात बैठक बुलाई थी। कमरे में मौन फैल गया। विक्रम ने तुरंत कहा कि मुद्दा लिंग का नहीं, मीडिया जोखिम का है। उसने प्रस्ताव रखा कि जांच पूरी होने तक अनन्या अस्थायी रूप से पद से हट जाए। शब्द विनम्र थे, पर भीतर विजय छिपी थी। अनन्या ने मेज पर रखे पानी को देखा। उसे लगा, वर्षों की मेहनत, जागी रातें, कठिन निर्णय, सब एक धुंधली तस्वीर के सामने हल्के पड़ गए हैं। वह फिर भी नहीं टूटी। आरव के घर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। कुछ पत्रकारों ने दरवाजा खटखटाया, कुछ पड़ोसी खिड़कियों से झांकने लगे।
किसी ने उसे किस्मत वाला कहा, किसी ने चालाक, किसी ने अमीर औरतों का खिलौना। मीरा ने दरवाजा बंद कर दिया और भीतर बेटे की ओर देखा। आरव अपराधी की तरह खड़ा था। उसने मां से कहा कि उसने कोई छल नहीं किया, पर मीरा की चिंता छल पर नहीं थी। उन्हें पता था कि समाज गरीब आदमी को दोषी सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं, अवसर खोजता है। मीरा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि सत्य जानना एक बात है, दुनिया को सत्य समझाना दूसरी। उन्होंने पूछा कि क्या वह उस स्त्री से प्रेम करता है। आरव ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसके भीतर अनन्या की आंखें, उसका झूठ, उसका कांपना, उसका साहस, सब उलझे थे। उसने कहा कि वह नहीं जानता, पर उसे चोट लगी है। मीरा ने धीमे से कहा कि जहां चोट गहरी होती है वहां अक्सर लगाव भी छिपा होता है। फिर उनकी आंखें दरवाजे पर गईं, जहां कैमरों की परछाइयां हिल रही थीं। रोहन उस शाम समुद्र किनारे भटकता रहा। फोन पर अनन्या के कॉल आते रहे, आरव के भी, पर उसने किसी को उत्तर नहीं दिया। उसे बचपन याद आया, जब पिता अस्पताल में थे और अनन्या ने उसकी स्कूल फीस, उसके डर, उसके बुखार तक संभाले थे। फिर आरव याद आया, जिसने उसे पहली बार अमीरी के बाहर की दुनिया दिखाई थी। वह दोनों से प्रेम करता था और इसी कारण दोनों से क्रोधित था। विश्वास टूटता है तो आवाज बाहर से नहीं, भीतर की हड्डियों से आती है। रात को रोहन आरव के पास पहुंचा। दोनों मित्र लंबे समय तक गली के मोड़ पर खड़े रहे। आरव ने क्षमा मांगी, पर रोहन ने पूछा कि क्या वह उसकी बहन को चाहता है। आरव ने कहा कि वह उसे समझना चाहता था, शायद चाहने लगा था, पर अब सब उलझ गया है। रोहन ने कहा कि उसका दर्द केवल इस बात से नहीं कि वे साथ थे, दर्द इस बात से है कि दोनों ने उसे अपने सत्य के बाहर रखा। मित्रता में कभी कभी शरीर से अधिक रहस्य धोखा देते हैं। दोनों की बात अधूरी रही। रोहन ने कहा कि वह कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता है। आरव ने उसे रोकना चाहा, पर फिर हाथ पीछे कर लिया। वह जानता था कि जिस अधिकार से वह रोकता, वही अधिकार उसने खो दिया है। रोहन अंधेरी सड़क पर चला गया। आरव की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पोंछ दिया। पुरुषों को बचपन से रोना नहीं, चुप रहना सिखाया जाता है। फिर वे अपने ही मौन में धीरे धीरे अनाथ हो जाते हैं। मल्होत्रा घर में देवयानी ने पूजा कक्ष बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक घर पर कलंक है, कोई शुभ दीप नहीं जलेगा। यह सुनकर अनन्या के भीतर कुछ और टूट गया। उसने मां से कहा कि कलंक इच्छा में नहीं, झूठ और अन्याय में होता है। देवयानी ने पलटकर पूछा कि क्या वह अब उन्हें धर्म सिखाएगी। मां बेटी के बीच पीढ़ियों का संघर्ष खड़ा था। एक ने समाज से डरकर जीवन जिया, दूसरी ने समाज को चुनौती देकर भी भीतर से डरना नहीं छोड़ा। दोनों एक दूसरे से प्रेम करती थीं, पर प्रेम की भाषा खो चुकी थीं। राजवीर ने उसी रात फोन किया। उसका स्वर सहानुभूतिपूर्ण था, पर शब्दों में सावधानी थी। उसने कहा कि इस परिस्थिति में सार्वजनिक दूरी रखना दोनों परिवारों के हित में होगा। अनन्या ने थके हुए स्वर में कहा कि वह स्वतंत्र है। राजवीर ने जोड़ा कि यदि वह चाहे तो वह बयान दे सकता है कि उनके बीच केवल पारिवारिक बातचीत चल रही थी। अनन्या ने पहली बार हल्की हंसी हंसी। पुरुष जब त्यागते हैं, तब भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्त्री को एहसान की तरह शब्द देते हैं। अगले दिन कार्यालय के बाहर महिला संगठनों के कुछ लोग अनन्या के समर्थन में खड़े हुए, पर उनसे अधिक भीड़ कैमरों की थी। पत्रकारों ने चिल्लाकर पूछा कि क्या युवा पुरुष के साथ संबंध ने उनके निर्णयों को प्रभावित किया। किसी ने आरव को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। किसी ने पूछा कि उम्र का अंतर क्यों। अनन्या ने कार से उतरते हुए कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चारों ओर सुरक्षा थी, पर भीतर वह नग्न न्यायालय में खड़ी स्त्री की तरह थी। सत्ता की दीवारें चरित्र की पत्थरबाजी रोक नहीं पातीं। विक्रम ने इस अराजकता का लाभ उठाकर पुराने निदेशकों से समर्थन जुटाया। उसने कहा कि परिवार को बचाने के लिए कठिन निर्णय लेने होंगे। भीतर ही
भीतर वह भिवंडी फाइलें भी साफ करवा रहा था, ताकि यदि अनन्या सच में पुराना मामला खोले तो दोष उसके पिता पर टिके और वह स्वयं सुरक्षित रहे। उसके लिए परिवार केवल सीढ़ी था और इज्जत वह पर्दा, जिसके पीछे अपराध छिपाए जा सकते थे। कर्म का भय उसे नहीं था, उसे केवल गलत समय पर उजागर होने का भय था। अनन्या ने रोहन को ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेजा, पर वह जानबूझकर गायब था। अंततः उसे संदेश मिला कि रोहन आरव की कॉलोनी के पास एक मित्र के कमरे में है। यह सुनकर उसका दिल और भारी हो गया। जिस भाई को वह सुरक्षा देना चाहती थी, वह उसी दुनिया में शरण ले रहा था जिसे उसके घराने ने हमेशा नीचे समझा। उसने कार मंगवाई, फिर रुक गई। यदि वह वहां जाती तो मीडिया पीछे आता और रोहन की पीड़ा फिर तमाशा बनती। प्रेम भी कभी कभी दूरी बनाकर बचाता है। रात के अंतिम पहर अनन्या अपने पिता के कमरे में गई। विजय मल्होत्रा जाग रहे थे। उनके पास बैठकर उसने कहा कि सब कुछ टूट रहा है। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। बहुत प्रयास से उन्होंने अस्पष्ट शब्द कहा, भिवंडी। अनन्या आगे झुकी, पर वे थककर चुप हो गए। उसने उनके हाथ पकड़े और महसूस किया कि यह बूढ़ा अपाहिज शरीर किसी भारी रहस्य का कारागार है। उसके मन में पहली बार स्पष्ट हुआ कि वर्तमान की आग केवल उसकी निजी भूल से नहीं, अतीत के पाप से भी भड़क रही है। सुबह आरव को एक अज्ञात लिफाफा मिला। उसमें उसकी और अनन्या की तस्वीर की बड़ी प्रति थी। साथ में एक नोट, मल्होत्राओं से दूर रहो, वरना तुम्हारी मां का अतीत भी सड़क पर होगा। आरव की मुट्ठी कस गई। मां का अतीत उसने मीरा से पूछा, पर उन्होंने डरकर नोट छीन लिया। उनकी आंखों में वही भय लौट आया जो उसने भिवंडी का नाम सुनते समय देखा था। आरव समझ गया कि इस स्कैंडल की जड़ केवल रात नहीं, कोई पुराना घाव है जिसे सबने पट्टी से ढक रखा है। उसी शाम अनन्या ने पहली बार आरव को फोन किया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा कि रोहन सुरक्षित है या नहीं। आरव ने कठोर स्वर में कहा कि वह अभी उससे बात नहीं करना चाहता, पर रोहन ठीक है। अनन्या ने धन्यवाद कहा। वह क्षमा मांगना चाहती थी, पर शब्द देर से आते हैं और तब तक सामने वाला अपना दरवाजा बंद कर चुका होता है। आरव ने फोन काटने से पहले कहा कि कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। यह वाक्य सुनकर अनन्या ने आंखें खोल दी। उस रात अनन्या ने पुराने ईमेल, फाइलें और बोर्ड रिकॉर्ड फिर खंगाले। विक्रम के हस्ताक्षर कई जगह थे, मगर महत्वपूर्ण अनुमोदनों में अचानक गायब। पिता के नाम पर जिम्मेदारी दर्ज थी, पर भुगतान निर्देश किसी और खाते से गए थे। उसे लगा कि धागा मिल रहा है, पर गांठ अभी दूर है। बाहर शहर उसके चरित्र पर बहस कर रहा था, भीतर वह अपराध, प्रेम, परिवार और न्याय के बीच एक रास्ता खोज रही थी। वह अब केवल अपना नाम बचाना नहीं चाहती थी, उसे सत्य जानना था, चाहे वह उसे पूरी तरह तोड़ दे। मुंबई छोड़ते समय अनन्या ने किसी को नहीं बताया कि वह कहां जा रही है। सुबह की पहली उड़ान से वह वाराणसी पहुंची, केवल एक छोटा बैग, भिवंडी की फाइलों की प्रतियां और पिता की कांपती आंखों का बोझ साथ लिए। विमान की खिड़की से नीचे गंगा की पतली चांदी सी रेखा दिखाई दी तो उसके भीतर अजीब भय उठा। मुंबई में समुद्र सब कुछ निगल लेता था, पर गंगा के बारे में उसने सुना था कि वह छिपी हुई चीजें भी पवित्र प्रकाश में ला खड़ी करती है। वाराणसी की गलियों ने उसे तुरंत घेर लिया। तंग रास्तों में फूल, धूप, गायें, पुजारियों की आवाजें, भीगे पत्थर और मृत्यु की शांत गंध साथ साथ चल रही थी। उसका महंगा सूटकेस पहियों पर अटकता रहा, जैसे शहर उसे बता रहा हो कि यहां शक्ति की चाल धीमी करनी पड़ती है। घाट की सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने देखा, लोग स्नान कर रहे थे। कोई अस्थियां बहा रहा था, कोई सूर्य को जल अर्पित कर रहा था। जीवन और मृत्यु यहां अलग अलग नहीं, एक ही सांस के दो छोर लगते थे। अनन्या जिस बूढ़े आदमी को खोजने आई थी, उसका नाम हरिशंकर त्रिपाठी था। वह
कभी भिवंडी मिल में सुरक्षा निरीक्षक रहा था और अब मणिकर्णिका के पास एक धर्मशाला में बीमार पड़ा था। फाइलों में उसका हस्ताक्षर कई जगह मिटाया गया था। पर एक पुराने मजदूर ने फोन पर कहा था कि यदि कोई सच जानता है तो वही बूढ़ा जानता होगा। अनन्या ने अपने चेहरे पर दुपट्टा खींच लिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई कैमरा, कोई पत्रकार, कोई पहचान इस यात्रा को फिर तमाशा बना दे। धर्मशाला के आंगन में तुलसी का सूखा पौधा था और दीवारों पर नमी की परत। हरिशंकर त्रिपाठी खाट पर लेटा था। शरीर हड्डियों का ढांचा, आंखें भीतर धंसी हुई। अनन्या ने अपना परिचय दिया तो उसने पहले मुंह फेर लिया। उसने कहा कि मल्होत्राओं ने बहुत देर से याद किया। अनन्या ने उत्तर दिया कि देर शायद अपराध है, पर चुप रहना उससे बड़ा अपराध होगा। बूढ़े ने उसकी ओर देखा। उसे शायद उस स्त्री में विजय मल्होत्रा की बेटी नहीं, किसी टूटती हुई आत्मा की प्यास दिखाई दी। हरिशंकर ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने पानी मांगा, फिर कांपते हाथ से तकिए के नीचे पुराना कपड़े का थैला निकाला। उसमें पीले पड़े कागज, 2 तस्वीरें और अजली डायरी के पन्ने थे। उसने कहा कि दुर्घटना मशीन की खराबी नहीं थी। चेतावनी 3 बार दी गई थी। सुरक्षा वाल्व बदले जाने थे, पर भुगतान रोका गया। उत्पादन बढ़ाने का आदेश ऊपर से आया। अनन्या ने पूछा, ऊपर से कौन? बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं और बहुत धीमे कहा, तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे चाचा विक्रम। उसी समय धर्मशाला के बाहर किसी के कदम रुके। अनन्या ने मुड़कर देखा तो आरव दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर यात्रा की धूल, आंखों में थकान और भीतर गहराता हुआ संदेह था। वह उसे देखकर चौंकी नहीं। शायद नियति को वह अब असंभव मानना छोड़ चुकी थी। आरव ने कहा कि उसकी मां ने आखिरकार उसे एक पुरानी चिट्ठी दी है और उस चिट्ठी में हरिशंकर का नाम है। कमरे की हवा भारी हो गई। 3 लोग, 3 पीढ़ियों का बोझ एक ही सत्य की देहरी पर आ खड़े हुए। आरव ने अनन्या को प्रणाम नहीं किया, न कोई कठोर शब्द कहा। वह सीधे हरिशंकर के पास गया और पूछा कि मोहन शर्मा की मौत कैसे हुई। बूढ़े की आंखों में पश्चाताप भर आया। उसने बताया कि मोहन ने मशीन बंद करने की कोशिश की थी, क्योंकि मजदूरों ने आवाजों में खराबी पहचानी थी। प्रबंधन ने उसे काम रोकने पर धमकाया। विस्फोट के बाद वह कई घंटों तक जीवित था, पर निजी अस्पताल ले जाने की अनुमति देर से मिली ताकि रिपोर्ट नियंत्रित की जा सके। आरव की उंगलियां कांपने लगीं। अनन्या ने महसूस किया कि कमरे की दीवारें उसके ऊपर गिर रही हैं। मोहन शर्मा केवल फाइल का नाम नहीं था, वह आरव का पिता था, मीरा का पति था, किसी बच्चे की भूख, किसी स्त्री की प्रतीक्षा, किसी घर की दीवाली था। उसने आरव की ओर देखा, पर उसकी आंखें अब उससे नहीं, किसी दूर अतीत से बात कर रही थीं। आरव ने धीमे स्वर में पूछा कि क्या विजय मल्होत्रा वहां थे। हरिशंकर ने कहा कि विजय ने बाद में मुआवजा और उपचार का आदेश दिया था, पर तब तक विक्रम ने सब रोक दिया था। बूढ़े ने बताया कि विजय मल्होत्रा ने दुर्घटना के बाद बोर्ड में विक्रम का विरोध किया था। उन्होंने चाहा था कि कंपनी खुले रूप से गलती स्वीकार करे, परिवारों को स्थायी पेंशन दे और मिल बंद कर सुधार करे, पर शेयरधारकों, वकीलों और परिवार की इज्जत ने मिलकर उन्हें चुप कराया। कुछ महीनों बाद उन्हें पहला स्ट्रोक आया। हरिशंकर ने कहा कि पाप हमेशा करने वाले को ही नहीं, चुप रहने वाले को भी खाता है। यह सुनकर अनन्या को पिता की व्हील चेयर, उनकी नम आंखें और अधूरे शब्द याद आ गए। आरव अचानक खड़ा हुआ और बाहर चला गया। अनन्या उसके पीछे घाट की ओर आई। सूर्य ढल रहा था। गंगा पर पीली रोशनी तैर रही थी और दूर कहीं शवदाह की आग उठ रही थी। आरव ने पत्थर की सीढ़ी पर बैठकर सिर पकड़ लिया। वह रोना नहीं चाहता था, पर आंसू अपने पिता का रास्ता खोजते हुए निकल आए। उसने कहा कि बचपन भर उसने सोचा, पिता काम पर गए और वापस नहीं आए। अब पता चला कि वे लौट सकते थे यदि किसी ने लाभ से पहले जीवन को चुना होता। अनन्या उसके पास बैठी, पर दूरी बनाकर,
उसने कहा कि वह क्षमा मांगने का अधिकार भी शायद खो चुकी है। आरव ने कटु स्वर में पूछा कि क्या क्षमा से पिता लौट आएंगे? मां की जवानी लौट आएगी? या गरीब कॉलोनी के बच्चों को वे रातें लौटेंगी जब उन्होंने भूख से रोते हुए नींद ली? अनन्या ने उत्तर नहीं दिया। गंगा की धारा उनके सामने बहती रही। कभी कभी मौन ही सबसे ईमानदार स्वीकार होता है, क्योंकि शब्द दर्द को छोटा कर देते हैं और कुछ दर्द छोटा होना नहीं चाहता। वाराणसी की उस रात वे अलग अलग धर्मशालाओं में ठहरे, पर नींद दोनों से दूर रही। अनन्या ने हरिशंकर के कागज बार बार पढ़े, प्रत्येक हस्ताक्षर, प्रत्येक रोका गया भुगतान, प्रत्येक झूठा निरीक्षण उसे अपने परिवार के महलों की ईंटों में बदलता दिखा। उसने सोचा कि उसके बचपन की रेशमी साड़ियों में क्या किसी विधवा की चीख कढ़ी थी। उसने पहली बार अपने वैभव से घृणा नहीं, उससे उत्तरदायित्व महसूस किया। घृणा मनुष्य को भागाती है, उत्तरदायित्व उसे उसी जगह खड़ा करता है जहां भागना सबसे आसान होता है। आरव ने मां की चिट्ठी पढ़ी। मोहन शर्मा ने दुर्घटना से पहले मीरा को लिखा था कि मिल में कुछ गलत हो रहा है, पर यदि वह बोलेंगे तो नौकरी जाएगी। चिट्ठी के अंतिम हिस्से में बेटे के लिए लिखा था कि उसे पढ़ाना, ताकि वह किसी मशीन की दया पर जीवन न बिताए। आरव ने कागज को सीने से लगाया और पहली बार पिता की आवाज सुनी। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने, घरों की खिड़कियां, आंगन, मजदूरों के लिए नक्शे, सब पिता की अधूरी सांस से जन्मे थे। सुबह अनन्या दशाश्वमेध घाट पर आरती से पहले पहुंची। वहां अभी भीड़ कम थी। एक बूढ़ी विधवा गीली साड़ी में मंत्र बुदबुदा रही थी। एक बालक फूलों की टोकरी बेच रहा था। अनन्या ने उससे 2 दीप लिए। उसने एक पिता के लिए जलाया, जो सत्य बोलना चाहते थे पर बोल न सके, और एक मोहन शर्मा के लिए, जिनकी मृत्यु ने अनजाने में उसके जीवन का रास्ता बदल दिया। दीप जलाते समय उसकी उंगलियां कांपीं। उसने पहली बार धन नहीं, विनम्रता से प्रार्थना की। आरव कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। वह पास आया और बोला कि दीप जलाने से इतिहास साफ नहीं होता। अनन्या ने सिर झुकाकर कहा कि वह जानती है। उसने बताया कि वह कागज मुंबई ले जाकर स्वतंत्र जांच शुरू करेगी। आरव ने अविश्वास से देखा। उसने कहा कि ऐसा करने से उसकी कंपनी टूट सकती है, परिवार उसे शत्रु मान सकता है, मां उसे शाप दे सकती है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा कि जो घर झूठ पर खड़ा हो, उसे बचाकर भी कोई बेटी सच में घर नहीं लौटती। उनकी बात बीच में एक पुजारी की आवाज से रुकी। वह किसी परिवार को पिंडदान की विधि समझा रहा था। मृतक को मुक्त करने के लिए जीवितों को स्वीकार करना पड़ता है। आरव ने यह वाक्य सुना और भीतर कुछ ढहता हुआ महसूस किया। वह अपने पिता की मुक्ति चाहता था, पर क्या वह स्वयं अपनी घृणा से मुक्त होना चाहता था? उसने अनन्या की ओर देखा। वह अपराधी वंश की बेटी थी, पर उसकी आंखों में आज बचाव नहीं, दंड स्वीकार करने की तैयारी थी। यह दृश्य उसके क्रोध को और जटिल बना रहा था। दोपहर में वे फिर हरिशंकर के पास गए। बूढ़े की सांस भारी थी। उसने अनन्या को एक छोटी टेप रिकॉर्डिंग दी, जो उसने वर्षों पहले छिपाकर रखी थी। उसमें विक्रम की आवाज थी, सुरक्षा खर्च रोकने और घटना को नियंत्रित करने के निर्देश देते हुए। रिकॉर्डिंग अधूरी थी, पर पर्याप्त थी कि झूठ की दीवार में दरार पड़े। हरिशंकर ने कहा कि उसने डरकर जीवन बिताया, अब मरने से पहले थोड़ा हल्का होना चाहता है। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। उस हाथ में मजदूरों की धूल, अपराध और प्रायश्चित साथ थे। आरव ने पूछा कि उसने इतने वर्षों तक चुप्पी क्यों रखी। हरिशंकर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी थी, उसके बेटे की नौकरी विक्रम के लोगों के हाथ में थी, और गरीब आदमी की सच्चाई अक्सर उसके परिवार की भूख से हार जाती है। आरव का क्रोध क्षण भर को शांत हुआ, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि व्यवस्था केवल पीड़ितों को नहीं, गवाहों को भी कैदी बनाती है। फिर भी उसने कहा कि चुप्पी ने उसके पिता को दूसरी बार मारा। बूढ़े ने सिर झुका लिया। शाम को मणिकर्णिका घाट के पास
हरिशंकर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। धर्मशाला के लोगों ने वैद्य बुलाया, पर वह बस थकी हुई सांसों को थोड़ी देर रोक सका। मरने से पहले बूढ़े ने अनन्या से कहा कि विजय साहब को कहना, मैंने देर से सही पर सच लौटा दिया। आरव से उसने कहा कि तुम्हारे पिता बहादुर थे। ये दो वाक्य कहकर उसकी आंखें स्थिर हो गईं। बाहर लकड़ियों की आग जल रही थी। वाराणसी में मृत्यु भीड़ में होती है, फिर भी हर मृत्यु किसी एक आत्मा को अकेला कर देती है। अनन्या और आरव ने हरिशंकर के अंतिम संस्कार में साथ खड़े होकर अग्नि को देखा। वे परिवार नहीं थे, फिर भी उस क्षण उनके बीच एक ऐसे सत्य का संबंध था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। आग ने बूढ़े की देह को धीरे धीरे राख में बदला, जैसे वर्षों की चुप्पी धुएं में बदलकर आकाश से क्षमा मांग रही हो। अनन्या ने सोचा कि मनुष्य जीवन भर अपने पाप छिपाता है, पर अंत में एक मुट्ठी राख रह जाता है, जिसमें उपनाम, पद, भय सब बराबर हो जाते हैं। अग्नि के सामने खड़े आरव ने कहा कि वह मल्होत्राओं को अदालत तक ले जाएगा। उसकी आवाज में पिता का शोक और बेटे का क्रोध था। अनन्या ने कहा कि उसे रोकने का अधिकार नहीं, और यदि न्याय यही मांगे तो वह भी गवाही देगी। आरव ने तीखेपन से पूछा कि क्या वह अपने परिवार के विरुद्ध खड़ी होगी। अनन्या ने उत्तर दिया कि परिवार का अर्थ अपराध की रक्षा नहीं हो सकता। यह कहते हुए उसकी आवाज कांपी, क्योंकि वह जानती थी कि यह वाक्य बोलना आसान है, जीना बहुत कठिन। रात में गंगा आरती के समय घाट दीपों से भर गया। शंख, घंटियां, मंत्र, धुएं और लपटों के बीच अनन्या और आरव भीड़ में साथ खड़े थे, पर उनके बीच एक पूरा युग था। अनन्या ने धीरे से कहा कि उस रात मुंबई में उसने झूठ बोला, क्योंकि वह अपने नाम से थक गई थी, लेकिन नाम से भागने पर किसी और को चोट पहुंचेगी, यह नहीं समझी। आरव ने बहुत देर बाद कहा कि उसने भी उस रात उसे मनुष्य से अधिक आश्रय बना लिया था। दोनों की स्वीकारोक्ति अधूरी थी, पर पहली बार सच्ची थी। आरती की लौ जब गंगा की ओर झुकी, अनन्या ने भीतर निर्णय लिया, वह मुंबई लौटेगी, फाइलें खोलेगी, विक्रम का सामना करेगी, और यदि मल्होत्रा नाम जलना है तो उसे जलने देगी। आरव ने भी निर्णय लिया कि वह पिता के न्याय को अनन्या से प्रेम या घृणा के तराजू पर नहीं तौलेगा। न्याय स्वतंत्र होगा और दिल अपनी सजा बाद में पाएगा। फिर भी जब भीड़ ने उन्हें धक्का दिया, अनन्या का संतुलन बिगड़ा और आरव ने सहजता से उसका हाथ थाम लिया। अगले क्षण दोनों ने हाथ छोड़ दिया। भोर से पहले वे स्टेशन की ओर निकले। प्लेटफॉर्म पर चाय वाले आवाज लगा रहे थे, साधु कंबल में बैठे थे, और यात्री अपने अपने बोझों के साथ शहर छोड़ रहे थे। अनन्या के बैग में अब केवल कागज नहीं, परिवार की नींव हिलाने वाला सच था। आरव के सीने में अब केवल शोक नहीं, दिशा भी थी। ट्रेन छूटने से पहले उसने कहा कि मुंबई में सब बदल जाएगा। अनन्या ने खिड़की से बाहर गंगा की अंतिम झलक देखी और उत्तर दिया कि शायद इसी कारण हमें वहां लौटना होगा। मुंबई लौटते ही अनन्या ने सीधे घर जाने के बजाय कंपनी के पुराने अभिलेखागार का दरवाजा खुलवाया। सुबह के 5 बजे थे। कर्मचारी अभी आए नहीं थे, और कांच की इमारत में केवल सुरक्षा बल की थकी हुई आंखें थीं। उसने वाराणसी से लाए कागज मेज पर फैलाए, टेप रिकॉर्डर रखा और पिता के पुराने हस्ताक्षरों से विक्रम के आदेश मिलाने लगी। हर पन्ना उसे अपने बचपन की किसी चूड़ी की आवाज तोड़ता लगा। बाहर शहर जाग रहा था, भीतर एक बेटी अपने ही कुल की नींव खोद रही थी। रंजना आई तो उसने पहली बार अपनी मालकिन को बिखरा हुआ देखा। अनन्या की आंखों के नीचे नींद की गहरी रेखाएं थीं। बाल साधारण जोड़े में बंधे थे, और साड़ी पर वाराणसी की धूल अब भी लगी थी। उसने बिना भूमिका के कहा कि स्वतंत्र जांच समिति बनेगी, भिवंडी दुर्घटना की सारी फाइलें खोली जाएंगी, और प्रेस को दोपहर में बुलाया जाए। रंजना ने डरकर पूछा कि क्या बोर्ड ने अनुमति दी है। अनन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि सच को अनुमति नहीं, साहस चाहिए। घर पहुंची तो देवयानी पूजा कक्ष के बाहर बैठी थी। उनके सामने तुलसी की माला थी,
पर उंगलियां जप नहीं कर रही थीं। अनन्या ने मां के पैरों को छुआ और कहा कि उसे एक कठिन बात बतानी है। देवयानी ने चेहरा फेरकर पूछा कि क्या अब बचाने को कुछ शेष है। अनन्या ने वाराणसी की फाइलें उनके सामने रखीं। उसने कहा कि भिवंडी में मजदूर मरे थे, केवल दुर्घटना से नहीं, हमारे लालच और चुप्पी से। मां का चेहरा पहले कठोर रहा, फिर भय से फीका पड़ गया। देवयानी ने कागजों को छूने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मृत लोगों का दुख जगाने से जीवित परिवारों की इज्जत जल जाएगी। अनन्या ने पहली बार मां की आंखों में सीधे देखा। उसने कहा कि यदि इज्जत अन्याय की राख पर बैठी है तो उसका जलना ही श्राद्ध है। देवयानी कांप उठीं। उन्हें अपनी बेटी में विद्रोह नहीं, किसी पुराने ऋषि की कठोर करुणा दिखी। फिर भी मां ने आशीर्वाद नहीं दिया। वे केवल इतना बोलीं कि आज से तू अकेली होगी। अनन्या ने पिता के कमरे में जाकर उनके हाथ पर अपना माथा रख दिया। विजय मल्होत्रा की आंखों में बेचैनी थी, जैसे वे सब समझ रहे हों। उसने रिकॉर्डिंग चलाई। विक्रम की आवाज कमरे में गूंजी, ठंडी, व्यावसायिक, जीवन की कीमत घटाते हुए। विजय की आंखों से आंसू बह निकले। गला कांपा, पर शब्द टूट गए। अनन्या ने कहा कि वह सत्य बाहर लाएगी, और यदि पिता पर भी प्रश्न उठे तो छिपेगी नहीं। बूढ़े हाथ ने उसकी उंगलियां पकड़ लीं। वह आशीर्वाद था या पश्चाताप, वह समझ नहीं पाई। दोपहर की प्रेस सभा में कैमरे पहले से भूखे खड़े थे। पत्रकारों को लगा था कि अनन्या अपने निजी स्कैंडल पर सफाई देगी। शायद रोएगी, शायद किसी पुरुष पर आरोप लगाएगी, पर वह मंच पर बिना आभूषणों के आई, केवल सफेद सूती साड़ी में, जैसे किसी अदालत में नहीं, किसी श्मशान से उठकर आई हो। उसने कहा कि आज वह अपने व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, मल्होत्रा टेक्सटाइल्स के पुराने अपराध पर बोलेगी। कमरे में अचानक फुसफुसाहट थम गई। चरित्र की भूखी भीड़ को इतिहास का रक्त मिल गया। उसने भिवंडी दुर्घटना की प्राथमिक जानकारी सार्वजनिक की, मृत मजदूरों के नाम पढ़े, और मोहन शर्मा पर आते ही उसकी आवाज भर्रा गई। उसने किसी नाटकीय आंसू को स्थान नहीं दिया, पर हर नाम के बाद क्षण भर रुकती रही, मानो उनके परिवारों से क्षमा मांग रही हो। फिर उसने घोषणा की कि कंपनी स्वतंत्र जांच, पूर्ण मुआवजा, विधवाओं की पेंशन, बच्चों की शिक्षा और श्रमिक आवास योजना के लिए निधि बनाएगी। अंत में उसने कहा कि जांच पूरी होने तक वह सीईओ पद से स्वयं हटती है। कमरे में प्रश्नों की आंधी उठी। किसी ने पूछा कि क्या यह अपराध स्वीकारोक्ति है? किसी ने विक्रम का नाम लिया, किसी ने निजी संबंध को इस खुलासे से जोड़ना चाहा। अनन्या ने उत्तर दिया कि स्त्री के निजी जीवन पर समाज की भूख ने शायद उसे यहां तक धकेला, पर भिवंडी का सत्य उससे कहीं पुराना है। उसने कहा कि आरव शर्मा इस मामले में पीड़ित परिवार का पुत्र है, कोई लाभार्थी नहीं। कैमरों की रोशनी तेज हो गई। अब कहानी प्रेमकांड से अधिक खतरनाक हो चुकी थी। बोर्ड की बैठक उसी शाम तूफान बन गई। विक्रम ने मेज पर हाथ मारकर कहा कि अनन्या ने कंपनी को आत्महत्या की ओर धकेल दिया है। उसने आरोप लगाया कि भावुकता में आकर उसने अधूरे कागजों के आधार पर पिता की विरासत को कलंकित किया। कुछ निदेशक उसके साथ थे, कुछ डर गए थे, कुछ कानून का हिसाब लगा रहे थे। अनन्या ने कुर्सी पर बैठने से इनकार किया। उसने कहा कि जब तक मृत मजदूरों के परिवारों को न्याय नहीं मिलता, यह कुर्सी मेरे लिए राख का सिंहासन है। विक्रम ने चाल पलटी। उसने पुराने दस्तावेज निकालकर दावा किया कि सारे अनुमोदन विजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर से हुए थे, और वह स्वयं उस समय केवल सलाहकार था। कमरे में बैठे लोग तुरंत राहत की ओर झुकने लगे, क्योंकि बीमार, मौन पिता पर दोष रखना सबसे आसान था। अनन्या ने कागज देखे और समझ गई कि फर्जी पन्ने तैयार किए गए हैं। उसका चेहरा पीला पड़ा, फिर दृढ़ हो गया। उसने कहा कि यदि सत्य मेरे पिता को भी दोषी ठहराएगा, मैं स्वीकार करूंगी, पर जालसाजी नहीं। उसी समय दरवाजा खुला और रोहन भीतर आया। कई दिनों की भटकन ने उसका चेहरा दुबला कर दिया था, पर आंखों में नया निर्णय था।
उसके पीछे आरव खड़ा था और दोनों के साथ मीरा भी थीं, जिनके हाथ में पुराना कपड़े का थैला था। रोहन ने बिना किसी नाटकीयता के कहा कि चाचा, आपने पिताजी को बहुत वर्षों तक चुप रखा, अब मेरी बारी है बोलने की। बोर्ड रूम में जैसे हवा रुक गई। अनन्या ने भाई को देखा और पहली बार आशा से डर गई। रोहन ने बताया कि पिता के पुराने कमरे में एक लकड़ी का बक्सा छिपा था, जिसे वह बचपन में खिलौनों का संदूक समझता था। वहां से उसे कुछ ऑडियो कैसेट, बैंक भुगतान की प्रतियां और विजय की अधूरी डायरी मिली। आरव ने मीरा की चिट्ठी और हरिशंकर की रिकॉर्डिंग रखी। मीरा ने कांपती आवाज में कहा कि उनके पति मोहन ने मशीन रोकने की विनती की थी, पर उत्पादन लक्ष्य और बोनस के लिए उन्हें चुप कराया गया। उनके शब्दों में शिक्षा नहीं थी, पर सत्य की ऐसी गरिमा थी कि निदेशक आंखें झुकाने लगे। विक्रम ने मीरा को झूठी और लालची कहा। यह सुनते ही अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। वह उठी और बोली कि इस कमरे में यदि कोई धन के लिए जीवन बेचता रहा है तो वह मजदूर की विधवा नहीं। रोहन ने टेप चलाया। उसमें विक्रम की स्पष्ट आवाज सुरक्षा वाल्व बदलने की लागत रोकने को कह रही थी। फिर विजय की टूटी हुई आवाज आई, जो कह रही थी कि यदि मजदूर मरेंगे तो पैसा नहीं, पाप गिना जाएगा। कमरे में कोई हिला नहीं। वर्षों की चुप्पी मशीन की तरह टूट गई। बोर्ड ने तुरंत कानूनी सलाहकार बुलाए। विक्रम चिल्लाता रहा कि रिकॉर्डिंग अवैध है, कागज पुराने हैं और अनन्या किसी निम्न वर्गीय लड़के के प्रभाव में कंपनी बर्बाद कर रही है। आरव ने पहली बार सीधे उत्तर दिया। उसने कहा कि निम्न वर्गीय शब्द वही लोग बोलते हैं जिनके मोहल्लों की नींव हमारे पिता के हाथों से उठी है। वह बदला लेने नहीं आया, पर अपने पिता को दुर्घटना की पंक्ति से निकालकर मनुष्य का नाम लौटाने आया है। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसके भीतर सम्मान दुख से बड़ा होने लगा। रात होते होते आर्थिक चैनलों पर कंपनी की कीमत गिरने लगी। निवेशक बेचैन थे, प्रतियोगी प्रसन्न और रिश्तेदार भयभीत। देवयानी ने टीवी बंद कर दिया और अंधेरे कमरे में बैठी रहीं। उन्हें लगा कि जीवन भर जिस नाम को चुनरी की तरह बचाया, वही नाम अब बेटी ने स्वयं आग में डाल दिया। पर भीतर एक और आवाज उठी। क्या ये आग अपमान की है या शुद्धि की? उन्हें मोहन शर्मा का नाम याद नहीं था, पर मीरा के कांपते हाथ स्क्रीन पर देखे तो पहली बार वे उस नाम से डरने लगी। राजवीर शाम को आया, पर अब उसके साथ सगाई की मिठास नहीं, दूरी की ठंडक थी। उसने कहा कि राठौड़ परिवार वर्तमान परिस्थितियों में संबंध आगे नहीं बढ़ा सकता। अनन्या ने उसे बैठने को भी नहीं कहा। उसने उत्तर दिया कि संबंध कभी था ही नहीं, केवल दो वंशों का सौदा था। राजवीर ने आहत होकर कहा कि समाज उसे क्षमा नहीं करेगा। अनन्या ने शांत होकर पूछा कि समाज ने कब किसी सत्य बोलती स्त्री को क्षमा किया है? राजवीर के पास उत्तर नहीं था। वह जितनी शिष्टता से आया था, उतनी ही खाली शिष्टता से चला गया। रोहन देर रात अनन्या के कमरे में आया। दोनों लंबे समय तक चुप रहे। फिर वह अचानक उसके पैरों के पास बैठ गया और रो पड़ा। उसने कहा कि वह उसे समझ नहीं पाया, उसे केवल बहन नहीं, लोहे की दीवार मानता रहा। अनन्या भी टूट गई। उसने भाई के बालों पर हाथ रखा, जैसे बचपन लौट आया हो। उसने कहा कि उसने भी उसे बच्चा समझकर सत्य से दूर रखा। उनके बीच क्षमा शब्दों से नहीं, आंसुओं से हुई। बाहर मुंबई में स्कैंडल था, भीतर दो अनाथ बचपन फिर से एक दूसरे को पकड़ रहे थे। आरव घर लौटा तो मीरा दीपक के सामने बैठी थी। उन्होंने कहा कि आज मोहन की आत्मा ने शायद पहली बार चैन से सांस ली होगी। आरव ने मां के पास बैठकर पूछा कि क्या वह मल्होत्राओं को क्षमा कर सकती हैं? मीरा ने लंबी सांस ली। उन्होंने कहा कि क्षमा अदालत का फैसला नहीं, भीतर की खेती है। बीज आज पड़ा है, फल कब आएगा वह गंगा जाने। फिर उन्होंने बेटे को देखा और जोड़ा कि न्याय मांगना, पर अपने हृदय को विक्रम जैसा मत बनाना। घृणा भी वंशानुगत रोग हो सकती है। अगली सुबह अनन्या ने आधिकारिक रूप से अस्थायी पदत्याग पत्र जमा किया और स्वतंत्र न्यास की घोषणा की।
उसने अपनी निजी हिस्सेदारी का बड़ा भाग श्रमिक पुनर्वास को समर्पित किया। कई लोगों ने इसे छवि सुधार कहा, कुछ ने पागलपन, कुछ ने आत्मघाती आदर्शवाद। पर भिवंडी की वृद्ध विधवाएं पहली बार कंपनी के द्वार पर बिना रोके बैठीं और उनके नाम दर्ज हुए। आरव ने सूची बनाते समय देखा कि अनन्या स्वयं हर स्त्री के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़ती है। वह दृश्य किसी भी प्रेस बयान से अधिक सच्चा था। विक्रम को पुलिस ने अभी गिरफ्तार नहीं किया था, पर उसका पासपोर्ट रोक दिया गया। जांच अधिकारी कंपनी रिकॉर्ड जब्त करने आए तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने अनन्या से कहा कि उसने अपने ही खून को बेच दिया। अनन्या ने कहा कि खून वह है जो नसों में बहता है, अपराध वह है जो दूसरों के खून से लाभ कमाता है। यह सुनकर विक्रम पहली बार सचमुच डर गया, क्योंकि उसे अदालत से अधिक उस स्त्री की निडरता से भय लगा, जिसे वह केवल स्कैंडल से गिरा देना चाहता था। प्रेस के सामने अगली बार अनन्या अकेली नहीं गई। उसके साथ रोहन, आरव, मीरा और कुछ मजदूर परिवार थे। कैमरों ने फिर वही पुराना प्रश्न पूछा कि उसके और आरव के संबंध का स्वरूप क्या है। अनन्या ने कहा कि यह समय एक पुरुष और स्त्री के निजी नाम पूछने का नहीं, उन मजदूरों के नाम सुनने का है जिन्हें वर्षों तक संख्या बना दिया गया। आरव ने भी कहा कि वह न्याय के लिए खड़ा है, किसी प्रेम कथा की सजावट के लिए नहीं। फिर भी उनकी आंखें मिलीं और मौन ने वह स्वीकार किया जो शब्दों ने टाल दिया। उस शाम अनन्या और आरव कंपनी की छत पर थोड़ी देर अकेले खड़े रहे। नीचे मुंबई की रोशनियां थीं, पर अब वे उत्सव नहीं, जिम्मेदारियों की आंखें लगती थीं। अनन्या ने कहा कि उसने सब कुछ खो दिया है, या शायद पहली बार अपना कुछ पाया है। वह नहीं जानती। आरव ने कहा कि न्याय की राह पर प्रेम को जल्दी नाम देना दोनों के साथ अन्याय होगा। अनन्या ने सिर हिलाया। वे पास थे, फिर भी दूर रहने का निर्णय कर रहे थे, क्योंकि कुछ रिश्तों को सत्य की अग्नि से गुजरना पड़ता है। रात के अंत में देवयानी धीरे धीरे मीरा के घर पहुंची। उनका आना किसी को बताया नहीं गया था। वे भारी रेशमी साड़ी में थीं, मगर चेहरा बिना गर्व का था। मीरा ने दरवाजा खोला तो दोनों माताएं बहुत देर तक एक दूसरे को देखती रहीं। देवयानी ने हाथ जोड़कर कहा कि वह अपने पति, अपने घर और अपनी चुप्पी की ओर से क्षमा मांगने आई है। मीरा ने तुरंत क्षमा नहीं दी। उन्होंने केवल पानी रखा और बैठने को कहा। कभी कभी प्रायश्चित का पहला चरण यही होता है कि पीड़ित तुम्हें दरवाजे से लौटा न दे। उधर अनन्या अपने पिता के पास बैठी थी। विजय मल्होत्रा की आंखें शांत लग रही थीं, मानो भारी पत्थर थोड़ा हट गया हो। उसने उनके हाथ में मजदूर न्यास के दस्तावेज रखे और कहा कि ये अंत नहीं, आरंभ है। पिता की आंखों से आंसू बहे, पर इस बार उनमें केवल पीड़ा नहीं, हल्की मुक्ति थी। बाहर भोर का पहला उजाला दीवार पर चढ़ रहा था। अनन्या जानती थी कि आने वाले दिन मुकदमों, अपमान और आर्थिक संकट से भरे होंगे। फिर भी उसके भीतर पहली बार भय से अधिक सत्य था। जांच के महीनों ने मल्होत्रा परिवार को उस चुप्पी से बाहर खींच लिया, जिसमें पीढ़ियों ने अपने पापों को सोने की परत से ढंक रखा था। विक्रम पहले अदालतों, वकीलों और पुराने संपर्कों के पीछे छिपता रहा, मगर हरिशंकर की रिकॉर्डिंग, बैंक दस्तावेज, मीरा की चिट्ठी और विजय की डायरी ने उसकी दीवारें गिरा दी। जिस दिन पुलिस उसे घर से ले गई, उसने आखिरी बार अनन्या की ओर देखा। उसमें क्रोध से अधिक अविश्वास था, मानो वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि एक स्त्री सच के लिए अपना घर जला सकती है। कंपनी के शेयर गिर गए, कुछ कारखाने बंद हुए और कई पुराने ग्राहक दूसरे व्यापारियों की ओर चले गए। समाचार चैनलों ने कुछ दिन तक न्याय की भाषा बोली, फिर नए स्कैंडल्स खोजने लगे। पर भिवंडी की विधवाएं और मजदूरों के बच्चे पहली बार मल्होत्रा भवन के बाहर डरकर नहीं, अधिकार से आए। अनन्या अब सीईओ नहीं थी, फिर भी सुबह से शाम तक उनके कागज भरती, पेंशन सूची बनवाती, स्कूलों से बात करती। जिन हाथों में कभी हीरों की फाइलें होती थीं, वे अब राशन कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र संभालते थे। देवयानी इस परिवर्तन को दूर से देखती रहीं।
आरंभ में उन्हें लगता था कि बेटी ने परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। फिर एक दिन उन्होंने देखा, मीरा शर्मा चुपचाप एक बूढ़ी मजदूरन का नाम लिखवा रही थीं, जिसकी आंखों में मोतियाबिंद था और आवाज में आधी सदी की थकान। देवयानी को अचानक अपने महंगे आभूषण भारी लगने लगे। वे उस स्त्री के पास गईं, पानी का गिलास दिया, पर शब्द नहीं निकले। कभी कभी पश्चाताप भाषा से पहले शरीर में उतरता है। हाथों की झिझक में विजय मल्होत्रा की तबीयत धीरे धीरे ढल रही थी, जैसे सच ने उन्हें मुक्त भी किया और थका भी दिया। एक शाम उन्होंने रोहन को पास बुलाया और बहुत टूटे शब्दों में कहा कि आदमी की सबसे बड़ी हार अदालत में नहीं, अपने बच्चों की आंखों में होती है। रोहन ने पिता के हाथ पर माथा रख दिया। वह अब पहले जैसा बेफिक्र लड़का नहीं रहा था। आरव के साथ बिताए दिनों ने उसे सिखाया था कि विशेषाधिकार केवल सुविधा नहीं, जिम्मेदारी भी है। जिसे न समझो तो वह चोरी बन जाती है। आरव ने मल्होत्रा न्यास के वास्तु विभाग की जिम्मेदारी स्वीकार की, पर वेतन बाजार से कम रखा। उसने कहा कि यह नौकरी नहीं, पिता की स्मृति के सामने उसका प्रण है। वह मजदूर बस्तियों में बैठता, बच्चों से पूछता कि वे खिड़कियां कहां चाहते हैं, स्त्रियों से पूछता कि चूल्हे का धुआं किस दिशा से निकले। अनन्या उसके साथ कई बैठकों में होती, पर दोनों ने अपने बीच सावधानी की रेखा रखी। प्रेम उपस्थित था, पर उन्होंने उसे घोषणा नहीं बनने दिया, क्योंकि न्याय अभी भी शोक में था। रोहन और आरव की मित्रता भी तुरंत नहीं लौटी। वे साथ काम करते, बहस करते, चाय पीते, फिर अचानक किसी अनकहे क्षण पर चुप हो जाते। एक रात जब वे भिवंडी के नए आवास परिसर की अधूरी छत पर बैठे थे, रोहन ने कहा कि उसने दोस्ती को स्वामित्व समझ लिया था। आरव ने उत्तर दिया कि उसने भी सत्य छिपाकर दोस्ती को कमाका। दोनों ने गले नहीं लगाया। कोई फिल्मी क्षण नहीं हुआ। बस रोहन ने अपनी चाय आरव की ओर बढ़ाई और वह स्वीकार कर ली गई। 1 वर्ष बाद भिवंडी की पुरानी मिल की जगह पहला श्रमिक आवास खुला। दीवारें महंगी नहीं थीं, पर मजबूत थीं। हर घर में हवा आने की जगह थी और बीच में साझा आंगन जहां बच्चे दौड़ सकते थे। उद्घाटन पर कोई मंत्री नहीं बुलाया गया। सबसे पहले मीरा ने मोहन शर्मा की तस्वीर के सामने दीप जलाया। फिर देवयानी ने उसके पास दूसरा दीप रखा। दोनों माताएं साथ खड़ी थीं। उनके बीच न पूर्ण क्षमा थी, न पुरानी घृणा, लेकिन उस दिन उनके मौन में एक पुल बनना शुरू हुआ। अनन्या ने समारोह में भाषण नहीं दिया। उसने केवल उन मजदूरों के नाम पढ़े जो दुर्घटना में मरे थे या बाद की गरीबी में धीरे धीरे बुझ गए। प्रत्येक नाम पर आंगन में खड़े लोग हाजिर कहते। जब मोहन शर्मा का नाम आया, आरव की आंखें भर आईं। अनन्या की आवाज कांपी, पर टूटी नहीं। उसे लगा कि नाम लेना ही किसी मनुष्य को मृत्यु से थोड़ा वापस बुला लेना है, जिनको कभी संख्या बनाया गया था। वे अब स्मृति के दीपों में चेहरा पा रहे थे। समय ने मुंबई की तीखी चर्चा को मंद कर दिया, पर अनन्या के भीतर उठी आग ने नई दिशा ले ली। उसने अपनी निजी संपत्ति का बड़ा भाग जयपुर और वाराणसी में स्त्रियों की बुनाई सहकारी संस्थाओं को दिया। राजस्थानी विधवाएं, बनारसी बुनकरों की बेटियां और भिवंडी की मजदूर महिलाएं एक ही छत के नीचे काम सीखने लगीं। वे साड़ियां बनातीं, जिनके किनारों पर छोटे कमल, गंगा की लहरें और मशीन के दांते नहीं, खुले आकाश की आकृतियां कढ़ी होतीं। व्यापार अब केवल लाभ नहीं, प्रायश्चित था। जयपुर की पहली सहकारी संस्था में देवयानी स्वयं गईं। वर्षों बाद उन्होंने अपने मायके की हवेलियों को अलग दृष्टि से देखा। वही झरोखे जिनसे स्त्रियां दुनिया देखती थीं, अब उन्हें सुंदर कैद लगे। उन्होंने महिलाओं के सामने बैठकर कहा कि वे लेखा जोखा पढ़ना सीखें। केवल कढ़ाई नहीं। सब स्त्रियां चकित रह गईं। यह वही देवयानी थीं जो कभी बेटी की आवाज से डरती थीं। परिवर्तन अक्सर किसी बड़े नारे से नहीं, एक मां के धीरे धीरे अपनी बेटी से सीखने से शुरू होता है। मीरा ने भी सहकारी संस्था में अपनी जरी कढ़ाई सिखानी शुरू की।
उनके हाथों में उम्र की कंपी थी, पर धागे पर नियंत्रण अब भी अटूट। देवयानी कभी कभी उनके पास बैठती, चुपचाप धागे लपेटती। एक दिन उन्होंने पूछा कि क्या मीरा ने उन्हें क्षमा कर दिया है। मीरा ने लंबे मौन के बाद कहा कि क्षमा नदी की तरह है, वह बहती रहती है, पर किनारों पर निशान भी छोड़ती है। देवयानी ने सिर झुका लिया। यह उत्तर कठोर नहीं था, पर सच्चाई से भरा था। विजय मल्होत्रा ने अपनी अंतिम सांस उसी वर्ष की सर्दियों में ली। मृत्यु से पहले उन्होंने अनन्या को देखा और बहुत प्रयास से कहा कि उसने उनका अधूरा कर्म पूरा किया। अंतिम संस्कार में मजदूर परिवार भी आए। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने केवल दूर से हाथ जोड़े। आरव भी वहां था, पर वह आगे नहीं आया। अनन्या ने चिता की आग देखते हुए सोचा कि पिता दोष और पश्चाताप दोनों लेकर गए हैं। मनुष्य को पूरा निर्दोष या पूरा राक्षस कहना आसान है, पर सत्य अक्सर राख की तरह मिश्रित होता है। पिता के बाद अनन्या पर फिर कंपनी लौटने का दबाव आया। कुछ निदेशक चाहते थे कि उसकी ईमानदारी से ब्रांड को नया चेहरा मिले। उसने तुरंत स्वीकार नहीं किया। वह महीनों तक आवास परियोजनाओं, सहकारी संस्थाओं और विधवा पेंशन के बीच घूमती रही। उसके कपड़े सरल हो गए, आभूषण कम, और चेहरा पहले से शांत। लोग कहते कि वह बदल गई है। उसे लगता वह पहली बार बदलने के बजाय अपने भीतर के दबे हुए भाग को पहचान रही है। शक्ति अब कुर्सी पर नहीं, उत्तरदायित्व उठाने में थी। आरव और अनन्या वाराणसी में दूसरी सहकारी संस्था देखने पहुंचे तो गंगा फिर उनके सामने थी। वही घाट, वही घंटियां, वही धुएं की गंध। पर अब दोनों वही लोग नहीं थे। तब वे सत्य की चोट लेकर आए थे, अब वे उसके फल बोने आए थे। काम समाप्त होने के बाद वे दशाश्वमेध की सीढ़ियों पर बैठे। अनन्या ने कहा कि उसे कभी कभी उस दिवाली रात से डर लगता है, क्योंकि उसने सब कुछ तोड़ा। आरव ने कहा कि शायद वह रात टूटन नहीं, छिपे हुए दरवाजे की पहली दरार थी। अनन्या ने उससे पूछा कि क्या वह अब भी उसके नाम से क्रोधित होता है। आरव ने गंगा की ओर देखते हुए कहा कि नाम से नहीं, उस इतिहास से जिसे वह नाम ढोता था। फिर उसने जोड़ा कि उसने देखा है, वह इतिहास से भागी नहीं, उसे अपने हाथों से उठाया। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि प्रेम के बारे में बोलने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कहीं वह फिर किसी के न्याय पर छाया न डाल दे। आरव ने कहा कि न्याय पूरा होने की प्रतीक्षा में जीवन पूरी तरह रुकता नहीं। उस शाम गंगा आरती में भीड़ अधिक थी। रोहन, देवयानी और मीरा भी साथ थे। रोहन अब एक सामाजिक उद्यम चलाता था, जो श्रमिक बच्चों को वास्तु और डिजाइन की शिक्षा देता था। वह आरव को भाई कहता था, पर इस बार उस शब्द में अधिकार से अधिक आदर था। देवयानी ने अनन्या के सिर पर हाथ रखा, जैसे वर्षों बाद बेटी को केवल बेटी मान रही हो। मीरा ने आरव की कलाई पर मोहन की पुरानी घड़ी बांधी। यह घड़ी अब शोक नहीं, समय की नई शुरुआत थी। आरती के बाद आरव ने अनन्या को भीड़ से थोड़ी दूर बुलाया। उसके हाथ में कोई महंगी अंगूठी नहीं थी, केवल पीले धागे में बंधा छोटा सा कमल लटकन था, जिसे उसने पुराने कड़े की स्मृति में बनवाया था। उसने कहा कि वह उससे विवाह का उत्तर अभी नहीं मांगता, केवल यह पूछता है कि क्या वे जीवन को साथ साथ सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अनन्या ने लटकन को देखा। कभी कमल उसके घराने की मुहर था, आज वह कीचड़ से उठने की संभावना लग रहा था। अनन्या ने उत्तर देने से पहले दोनों माताओं की ओर देखा। देवयानी की आंखों में डर था, पर वह पुराना डर नहीं जो समाज से जन्मता है। यह वह डर था जो मां को बेटी के फिर आहत होने से होता है। मीरा शांत खड़ी थीं, जैसे उन्होंने अपने भीतर बहुत लंबी यात्रा पूरी कर ली हो। रोहन मुस्कुरा रहा था, पर आंखें भीगी थीं। अनन्या ने आरव की ओर मुड़कर कहा कि वह वादा नहीं करेगी कि रास्ता सरल होगा, पर वह अब भागेगी नहीं। आरव ने उसी उत्तर को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कोई बड़ा समारोह नहीं किया। गंगा के किनारे एक छोटे मंदिर में, जहां पुजारी ने नाम पूछे
तो दोनों ने पूरे नाम स्पष्ट बोले, अनन्या मल्होत्रा और आरव शर्मा। न कोई नाम छिपा, न अतीत। देवयानी ने कन्यादान शब्द सुनकर रुककर कहा कि बेटी दान की वस्तु नहीं, आशीर्वाद की आत्मा है। पुजारी ने मुस्कुराकर मंत्र बदल दिए। मीरा ने अपनी साड़ी का पल्लू आंसुओं से भीगा लिया। रोहन ने चावल की मुट्ठी हवा में फेंकी, जैसे बचपन की सारी शिकायतें उड़ रही हों। विवाह के बाद वे मुंबई लौटे, पर मल्होत्रा भवन में नहीं रहे। उन्होंने समुद्र के पास एक साधारण अपार्टमेंट चुना, जहां खिड़कियों से हवा आती थी और रसोई में मीरा की सिखाई इलायची चाय की खुशबू बसती थी। अनन्या कंपनी में सलाहकार के रूप में लौटी। शर्त यह कि श्रमिक प्रतिनिधि बोर्ड में होंगे। आरव अपने आवास प्रकल्पों पर काम करता रहा। उनके बीच मतभेद होते, पुराने घाव कभी कभी बोल उठते, पर अब वे मौन को दीवार नहीं बनने देते थे। प्रेम रोज की जवाबदेही था। कई वर्षों बाद जब भिवंडी आवास परिसर के आंगन में पहली लड़कियों ने अपनी डिजाइन प्रदर्शनी लगाई, अनन्या और आरव साथ खड़े थे। एक बच्ची ने छोटी सी इमारत का मॉडल दिखाया, जिसमें हर घर की छत पर बगीचा था। उसने कहा कि गरीबों को भी सुंदरता चाहिए। आरव हंसा और रो पड़ा। अनन्या ने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। उसे लगा कि मोहन शर्मा, हरिशंकर, विजय और वे सारी अनाम स्त्रियां किसी अदृश्य पंक्ति में खड़ी यह दृश्य देख रही हैं। यही शायद कर्म का दूसरा रूप था। दिवाली की रात फिर आई। इस बार मल्होत्रा भवन के झूमरों से अधिक रोशनी भिवंडी के आंगनों में थी। देवयानी और मीरा ने साथ बैठकर दिए सजाए। रोहन बच्चों को पटाखों से दूर रखता घूम रहा था, और अनन्या ने आरव के साथ पुराने मिलगेट पर पहला दीप रखा। उसने मन ही मन उस रात को याद किया, जब बारिश में वह अपना नाम छोड़कर भागी थी। अब वह नाम लेकर खड़ी थी, पर उसका भार बदल चुका था। इज्जत अब दूसरों की चुप्पी में नहीं, सत्य के साथ खड़े होने में थी। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा कि एक रात ने उन्हें मिलाया, पर इतने आंसुओं ने उन्हें मनुष्य बनाया। अनन्या ने गंगा से लाया छोटा कमल दीप के पास रखा और मुस्कुरा दी। आकाश में पटाखे फूटे, पर उसके भीतर कोई शोर नहीं था, केवल शांति थी, जिसमें पिता का पश्चाताप, मां की बदलती आंखें, भाई की क्षमा, मीरा का धैर्य और आरव का प्रेम एक साथ जल रहे थे। कर्म ने दंड दिया था, पर उसी दंड की राख से करुणा का दीप भी जन्मा था।